उसके अंदर भी डेफिनेटली देयर आर अ फ्यू थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. प्राइमरीली दिमाग का सुकून is one of the most important things. So talking about the work life balance, we'll be talking about three core themes today. Let me see this. Okay, we'll be talking about core themes today. The first one will be we'll be spotting some traps, some biases in creative workflow. कि हमें आप लोगों को क्रिएटिव इंडस्ट्री के अंदर कौन कौन से मेजर प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जिससे अल्टीमेटली आपका वर्क लाइफ बैलेंस खराब होता है या आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर एक जर्ब लगती है. दूसरी चीज जो है वो है रूट कॉज एनालिसिस, कि अब कुछ चीजों की रियलाइजेशन तो हो गई, तो फिर ये देखना है कि फिर प्रॉब्लम किधर है एंड उस प्रॉब्लम से आगे क्या एक्शन आइटम्स निकलेंगे. और उसके बाद फिर डिसिप्लिन एंड पर्सनल वेलबींग के ऊपर मेरे पास कुछ चीजें हैं बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन व्हाट आई हैव रिसर्च्ड अबाउट द टॉपिक एंड ब्रॉट इट फॉर यू. सो ये तीन चीजें आज हम इंशाल्लाह विद इन 1 आवर देखने की कोशिश करेंगे. आप लोगों का मुझे अगेन इस सारे में साथ चाहिए होगा टू प्रोसीड फर्दर. Tell me, what are your expectations from this session? Preferably one liner in the chats. मैंने आपको एजेंडा बता दिया. एजेंडा सुनने के बाद कुछ एक्सपेक्टेशंस बिल्ड हुई होंगी. सो टेल मी दोज एक्सपेक्टेशंस दैट you have. You may take 30 seconds for this to think about it and then write it in the chat right away. क्या वो माइक में बोल सकते हैं if they want? If anybody wants to volunteer and they can unmute and they can share it in the mic as well. Please go ahead. कोई भी कुछ कहना चाहे तो प्लीज. आई थिंक हर बंदे की लाइफ में है. अगेन आई डोंट नो, एवरीवन कम ऑन यार. मतलब एक हमने बड़ा फ्रेंडली सा ही इसको लेके चलना है, तो आप काइंडली माइक ओपन करके हमसे बता सकते हैं या इवन इन चैट्स. मेरा ये है कि मुझे एक्सपेक्टेशंस है जितने, क्योंकि एज एन स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे हाँ, तो बहुत कम ऐसा होता है कि मेरे साथ में सेशंस के अलावा, लाइक यूनिवर्सिटीज के अलावा, मैं फ्रीलांस काम भी करती हूँ रादर देन ग्राफिक्स के अलावा भी. तो मुझे प्रेशर इस तरह का नहीं होता कि मुझे एक ही डे में अपना काम खत्म करना है. मेरा जो मेन इशू आता है वो मुझे बेसिकली एंजाइटी हो जाती है कि हाँ, अगर ये होना ही है तो हो जाएगा, बस ठीक है. बट मुझे होता है बस ये जल्दी जल्दी काम खत्म हो जाए. बट मैं स्टक का होती हूँ वो मेनली ब्रेनस्टॉर्मिंग और आइडियाज में होती हूँ. तो मुझे ये है कि शायद इस सेशन से मुझे थोड़ा उसको ब्रेक डाउन करने का मौका मिल जाएगा. Thank you so much. You are very right person for this session. This session has been designed keeping in view the Gen Z talent. और आप लोगों के बिल्कुल ये वाले सवालात जो हैं आज हम वो एड्रेस करेंगे. इनके अलावा कोई अगर हमसे शेयर करना चाहें कि व्हाट आर द पर्सन्स एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द सेशन. We have in chat, after 1 year of professional work, I am feeling stuck. Oh. नाइस. बिल्कुल ऐसा ही है. और ये क्रिएटिव्स फील्ड इंडस्ट्री इन इटसेल्फ, पर्टिकुलरली सब कॉन्टिनेंट में और उसमें भी पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत इस्तेसाल किया जाता है. जेनजी टैलेंट के लिए इस्तेसाल का जो ट्रांसलेटेड वर्जन होगा ना, जो वन वर्ड दैट वुड बी उन बेचारों के को दे आर नॉट राइटली वैल्यूड. दिस इज वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स दैट आई हैव पर्सनली सीन इन द क्रिएटिव्स इंडस्ट्री. सो मैं एक्सपेक्टेशंस की तरफ तो आता हूं अभी इन डिटेल. For you. ठीक हो गया. Managing teams is giving me a tough time. I'm seeking
lack in my personal learning towards desired field now. Okay, बिल्कुल ठीक है. रूटीन टास्क कर करके थक चुका हूँ. ये सारे ही प्रॉब्लम्स हैं. डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा. मेरे भाई बनेगा डिसिप्लिन. कुछ चीजों को रियलाइज करने की जरूरत है. कॉर्पोरेट वैसे ही थोड़ी सी टफ चीज होती है. एक दफा जस्ट होने की देर होती है, उसके बाद इट्स इजी टू गेट अलोंग. अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से पार्टिसिपेट करते रहना है. इट विल हेल्प मी टू गाइड यू गाइज मोर अप्रोप्रिएटली. कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इस सेशन के, और वो प्रोटोकॉल्स फॉलो सबके लिए करना जरूरी है. उसकी वजह ये है कि हम जितना ऑर्गेनाइज होकर चलेंगे इस सेशन को लेके, उतना ज्यादा सीख पाएंगे कम टाइम में. सबसे पहले तो माइक्स ऑफ, कैमरास अगर ऑन कर सकते हैं तो कर लें, क्योंकि या एटलीस्ट जब आप बात कर रहे हो तो ऑन कर लें, ताकि आप मालूम हो जाए कि आप कौन बंदा बात कर रहा है, एंड इट्स इजी टू इंटरैक्ट. Your participation matters and it would be random by name call outs if there is no participation. ये चीज मैं पहले बता चुका हूँ. Use emoticons in the chat window to share your sentiments. All allowed. This is not a formal session. Again, this is to learn and to realize what we are going through in terms of our personal well-being. Close irrelevant tabs including IMs. Distract नहीं होना, क्योंकि एक सीक्वेंस में स्टार्ट से अभी लेके चलूंगा. टॉपिक्स का सब चीजें आपस में कनेक्टेड हैं. सो इफ यू लूज वन थिंग, अगली समझने में बहुत दिक्कत होगी, और वंस यू लूज इंटरेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू गेट इट. नोट डाउन कीवर्ड्स टू प्रैक्टिस लेटर. ये जितने लोगों की जो जो एक्सपेक्टेशंस हैं, कीवर्ड्स याद रखिएगा. इस सारे सेशन के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, ड्रिवन फ्रॉम साइकोलॉजी, ड्रिवन फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, वोकेशनल बिहेवियर, बहुत सारी चीजें. इट्स अ नो जजमेंट जोन. ऑनेस्टी इज हीलिंग. जो फील करते हैं लिख दें, अगर बोल सकते हैं तो वो तो और बेस्ट है. एंड रेज हैंड फॉर आस्किंग रेलेवेंट, जोर से आया हुआ क्वेश्चन. अगर हम रेलेवेंट क्वेश्चंस ड्यूरिंग द सेशन, बेशक आइडियल प्रैक्टिस ये है कि आप उस सवाल को लिख लें अपने पास. दैट्स हाउ यू लर्न हाउ टू मैनेज प्रायोरिटीज. क्योंकि क्रिएटिव्स वाले काम में मैंने आपको बताया कि मेरा कुछ लाइन ऑफ वर्क भी इस तरह का है, वेयर आई हैव टू डिजाइन सॉल्यूशंस. एंड जब मुझे ये प्रेशर में कहा जाता है ना, एक काम मैं कर रहा हूँ और बीच में एक लिस्ट है मेरे पास, फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग आई हैव 1 2 3 4 5 टास्क्स, और फिर मेरे पास एक काम आ जाता है, ये बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट है. ऑनेस्टली आई हेट इट एंड इट ब्रेक्स माई फ्लो. और फिर मुझे उस फ्रेम ऑफ माइंड में जाने के लिए टेक्स मी टाइम. क्रिएटिव्स वालों के साथ भी यही कुछ होता. एक आदत हमें जो सीखनी है इस सेशन के अंदर, और वो सबकॉन्शियसली सीखनी है, दैट इज टू प्रायोरिटाइज व्हाट वी आर डूइंग एंड हाउ टू एडजस्ट थिंग्स. तो अगर आप अपने आए हुए सवाल को लिख लेंगे कहीं पे, यू कैन राइट इट डाउन इन द नोट्स ऑफ योर फोन, नो प्रॉब्लम. यू कैन राइट इट डाउन ऑन अ पेपर विद अ पेन, नो प्रॉब्लम. आए हुए क्वेश्चन को, जो जोर से आया हुआ है, वो उसी वक्त पूछ लीजिएगा, ताकि आप किसी ऐसी चीज में ना फंस जाएं जो आपको क्लियरली समझ नहीं आई. आई वुड लाइक टू थैंक यू. आई थिंक Sajjad Haider is the name of the guy who initially, when I said to rate your burnout level, he said it. He wrote in the chat that can you please come again? I could not understand. So अगर उधर ही unmute करके रोक लेंगे, it would be easy for me to stop and address your concerns before moving further. So these are the basic protocols for the session. Now moving forward, pehla module, which is spot the trap biases in the creative workflow. आज के सेशन के अंदर बहुत सारी कहानियां हैं मेरे पास आपको सुनाने के लिए. कहानियों को सुनने के बाद बहुत सारी चीजों का अंदाजा होगा. सो टू स्टार्ट विद, एक G.R. स्टीफनसन के कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं 1960s के. उन एक्सपेरिमेंट्स में से एक एक्सपेरिमेंट हुआ जिसके अंदर एक एक्सपेरिमेंटर होता, एक केज होता, केज में 5 बंदर हैं. जिस तरह आप सामने देख सकते हैं, केज के अंदर एक लेडर है, लेडर के ऊपर एक केलों का गुच्छा लगा हुआ. एक्सपेरिमेंटर इन बंदरों को बंद करके यहां से बाहर जाता है. नाउ द एक्सपेरिमेंटर्स आर ऑब्जर्विंग देम. सो जैसे ही बाहर जाता है तो इन 5 बंदरों में से एक, जो अपने आप को थोड़ा स्मार्ट समझता था, और स्ट्रेंथ में भी ज्यादा स्ट्रांग समझता था, उसने 5 बंदरों को 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 5 बंदरों
नेचुरल इंस्टिंक्ट को फीड करते हुए ही ट्राइड टू पिक वन बनाना एंड ही स्टार्टेड वॉकिंग अपस्टेयर्स ऑन द लैडर। जैसे ही वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, एक्सपेरिमेंटर अंदर आता है और एक साथ में उसके पास वाटर होज है, पानी का एक पाइप है, और सख्त प्रेशर वाला पानी सारे बंदरों को मारता, उस पाइप से सारों को गीला कर देता। अब वो जो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा होता है वो नीचे गिर जाता है और उसके बाद वो वापस चला जाता है। नाउ द प्रेजेंटर्स आर अगेन सीइंग देम। अब एक बंदर के साथ तो ये कुछ हो चुका, दूसरा एक और बंदर जो है वो हिम्मत करता है कि जो तुम नहीं कर सके वो मैं करूंगा, अब मैं लेके आऊंगा वो केले का गुच्छा नीचे। अब वो चढ़ने की कोशिश करता है, प्रेजेंटर दोबारा अंदर आता है और पानी का दोबारा इन सारे बंदरों को मार के, और वो जो बंदर ऊपर चढ़ रहा होता है वो भी नीचे गिर जाता है। सब अब कांप रहे होते हैं, ठठरा रहे होते हैं, और वो प्रेजेंटर दोबारा वापस चला जाता है। नाउ प्रेजेंटर्स आर अगेन ऑब्जर्विंग देम। तीसरा बंदर यही कुछ करने के लिए चढ़ने की कोशिश करता है, तो इस बार प्रेजेंटर को आने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि पानी का प्रेशर और पानी सबके ऊपर पड़ता है जब जब कोई एक भी कोशिश करता है। तो तीसरा बंदर जब चढ़ने लगता है तो बाकी जो चार बंदर हैं वो मिलके उसे मारते हैं और कहते हैं कि देखा नहीं अभी ये हमारे साथ क्या हुआ, 2 दफा कोशिश करके देख लिया, सो स्टॉप डूइंग दिस। अब जब ये सब कुछ प्रेजेंटर्स देखते हैं तो प्रेजेंटर में से एक अंदर आता है और जो पहला बंदर ऊपर लपकने के लिए चढ़ा था उसको उठा के बाहर ले जाता और उसकी जगह एक नया बंदर इस केज में छोड़ देता। तो अब 4 पुराने बंदर हैं और एक नया बंदर है। अब जो नया बंदर है वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है तो उसे जो बाकी 4 बंदर हैं वो मिलके मारते हैं और वो हैरान हो जाता है कि भाई ये क्या चल रहा है, मैंने तो इतना कौन सा गुनाह कर दिया है, केले की तरफ ही तो लपका था, इन्हें क्या हो गया, इतना क्रिटिसिज्म, इतना नेगेटिव फीडबैक इन्होंने दिया। तो वो चुप करके बैठ जाता। अब प्रेजेंटर दोबारा अंदर आता है और जो 4 बंदर पुराने हैं उनमें से एक को निकालता है और एक और नया बंदर अंदर छोड़ देता है और बाहर चला जाता है। नाउ प्रेजेंटर्स आर अगेन ऑब्जर्विंग देम। तो अब 3 पुराने बंदर हैं, 2 नए बंदर हैं, और पहला नया बंदर वो तो अब जरूरत नहीं करता क्योंकि उसे पहले ही कोट लग चुकी होती है। जो दूसरा बंदर है, नया बंदर, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और बाकी 3 जो है वो मिलकर उसे मारना शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके साथ जुल्म हुआ होता है। अब जब 3 बंदर उसे मिलकर मारते हैं तो वो भी पीछे हो जाता है एंड द प्रोसेस रेप्लिकेट्स until all the monkeys in the cage are new। उन नए 5 बंदरों ने कभी किसी एक्सपेरिमेंटर को अंदर आके पानी का प्रेशर मारते नहीं देखा। बट देयर हैज बिन a norm that has been established by now कि जब भी ऊपर कोई चढ़ने लगेगा तो उसको मारेंगे सब, नहीं पता उन्हें क्यों मार रहे हैं। इस एक्सपेरिमेंट, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट से हमें कुछ चीजें पता लगती हैं। नंबर 1, इसको कहते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। आम स्लैंग लैंग्वेज में ये लाइन आपने बहुत सोने सुनी होगी, ये तो ऐसे ही चलता चला आ रहा है, तो चेंज करने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है, यहां पे ऐसे ही होता। इसमें पीयर प्रेशर भी एक चीज है क्योंकि पीयर प्रेशर की वजह से नए जो 5 बंदर हैं उनमें से किसी ने एक्सपेरिमेंटर को आते नहीं देखा था। इट वाज जस्ट द पीयर प्रेशर दैट न्यू monkeys वर नॉट एबल टू गो अप द लेडर टू गेट अ बनाना। और इसके बाद एक और चीज आती है कंफॉर्मिटी बाइस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और हम बात ये कर रहे हैं कि आपके ट्रैप्स क्या हैं। तो क्रिएटिव्स को भी जब भी कोई नया बंदा, स्पेशली ये स्टूडेंट्स हैं या फ्रीलांसर्स हैं, जब वो कॉर्पोरेट में पर्टिकुलरली आएंगे तो उन्हें इन सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। वो जब भी कोई नया एक आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज, कहा ये जाएगा आपको कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच के लाएं, लेकिन जब जब आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की कोशिश करेंगे ना तो बिल्कुल एक एक्सपेरिमेंटर आएगा और आप पे पानी मारेगा और उसके बाद आप ठंडे होके बैठ जाएंगे और फिर बाकी सब कहेंगे कि यहाँ तो ऐसे ही होता है। और जो जो नया आता रहेगा उसे एक्सपेरिमेंटर फिर बेशक ना हो, जिसने जुल्म शुरू किया था वो बेशक ना हो, लेकिन उसके एक एक्सपीरियंस की वजह से अब जो नया बंदा आ रहा है वो सोच नहीं सकता आउट ऑफ द बॉक्स, वो कंफर्म हो चुका है, वो सारों की ओपिनियन सेम हो चुकी है।
कोई नए तरीके से सोच नहीं सकता। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है आप क्रिएटिव्स की जिंदगी में, मोर देन एनी अदर प्रोफेशन, क्योंकि आप लोगों का काम ज्यादातर इट्स ऑल अबाउट न्यू आइडियाज, इट्स ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंटेशन। ये है पहली चीज जिसके ऊपर अभी हम बाद में बात करेंगे कि किस तरीके से इनका रूट कॉज एनालिसिस क्या है, और उसके बाद विल प्रोसीड टुवर्ड्स द पर्सनल वेलबींग एंड डिसिप्लिन व्हिच विल बी द सॉल्यूशन टू ऑल दीज थिंग्स। अच्छा जी, सवाल, व्हाट डू यू वांट और वांट टू बी इन योर लाइफ? अपने सवाल चैट्स में लिख दें, एंड आई वुड रिक्वेस्ट अब्दुल राफे टू काइंडली रीड मी दीज थिंग्स, क्योंकि अगर मैंने एक स्लाइड पीछे की तो अगला स्क्रिप्ट आउट हो जाएगा मेरा। सॉरी आशिर भाई आपकी थोड़ी सी मुझे आवाज क्लियर नहीं हुई, रिपीट कर दें। हाँ हाँ, just read me the participants response from the chat window please. I'm not able to see it, अगर मैंने स्लाइड पीछे की तो स्क्रिप्ट आउट हो जाएगा। ओके ओके। पार्टिसिपेंट से सवाल मेरा ये है, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ या व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ प्रोफेशनल एस्पेक्ट में? आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द रिस्पांस। Okay, participants, please type it in your chat boxes. We don't have much time. Jaldi se, what do you want or want to be in your life? For example, I want to be a successful telecom professional in my life, or I want a lot of resources in my life. ये दो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं। एमन ज़ारा एंड उनका कमेंट है कि स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। ठीक हो गया। Hajra, successful entrepreneur. Samama, to be a best creative designer. Tadharias, want to be financially free. Escape rat race. Best selling digital products. Nice. Lubna Jamil, I want to show up. Show up what? Okay. Ahmad Tariq, to be in top 1% of marketers in the world. Nice. TA Graph, creative head Sayyida Enza Bukhari, won't be as creative as one as possibility can be. ठीक हो गया। Thank you so much, Abdullah. Okay. Thank you so Yeah. much. Now the next question. ये जिन लोगों ने जवाब दिए हैं इन लोगों से अब नेक्स्ट सवाल है, बाकियों से नेक्स्ट सवाल नहीं है, वो अपने दिल में रख सकते हैं, लेकिन अब नेक्स्ट सवाल इन लोगों से है। When do you want it to happen? नहीं, देयर आर एक्चुअली उसके बाद भी रिस्पॉन्सेज आए हैं, तो काफी रिस्पॉन्सेज हैं। सो मैं वही कह रहा हूँ कि जिन्होंने रिस्पॉन्सेज दे दिए हैं वो लाजमी जवाब अब अगले सवाल का जवाब दें, बिकॉज इट्स अ स्क्रिप्ट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डू यू वांट इट टू हैपन? जो भी आप चाहते हैं बनना अपनी जिंदगी में, या जो भी चीज चाहते हैं जिंदगी में, व्हेन डू यू वांट इट टू हैपन? वन आंसर कुड बी as soon as possible. Yeah, we got that first one. अच्छा, Soon, within 6 months, in next 5 years, before taking next breath, ठीक हो गया। in next 2 years, ठीक हो गया। next 4 to 6 years, in next 5 years, inshallah, soon with 2 years, 2020, 2030 goals, as soon as possible. As soon as possible. दरअसल ये जो लफ्ज है ना, as soon as possible, जो फ्रेज है, ये एक्चुअली दिल की आवाज है, और चाहते सब यही हैं। कुछ प्रैक्टिकली होके सोच रहे हैं, चाहते सब यही हैं कि आज कोई जादू मंत्र हो जाए और ये सब जो चीजें हैं ना वो मेरे पास आज आ जाएं। तो इसको बोला जाता है हैप्पीनेस मंत्रा। पूरी दुनिया में हम लोग चाहते ये हैं कि खुशी हमें जल्दी मिल जाए। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एक ट्रैप है, और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन क्या चीज है कि हम जो चीज आज चाह रहे हैं वो मुझे मिल जाए। वो ये हो सकता है कि आज अगर आप बेस्ट क्रिएटिव डिजाइनर या बेस्ट मार्केटर इन द इंडस्ट्री अभी नहीं है ना, अगर कोई जादू की छड़ी आपके पास मौजूद हो ना, यकीन करें आप भी यही चाहेंगे कि आज इसी वक्त आप ये चीज अचीव कर लें, और ये इंसानी फितरत है। लेकिन इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जब आप कोई चीज नहीं हासिल कर पाएंगे ना, तो आप उस चीज से दूर जाएंगे। मिसाल के तौर पे, आप अपने कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में काम करते हैं, आप मेहनत करते हैं,
और मेहनत का नतीजा चाहते हैं और आपको नतीजा नहीं मिलता. You don't get promoted at the end of the day. You do not get a good appraisal. Maybe you do not get much clients. Maybe you do not get a loyal client. Besides that, you have been working with that organization, with that person for some long time. तो आप फौरन अगली सोच क्या आती है कि let's stop doing this. ये प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का. ये प्रॉब्लम है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का. और जब आप हैप्पीनेस के पीछे जाते हैं, जो चीज आपको खुश करेगी उसकी चाहत में जाएंगे, तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप इन द क्विटिंग मंत्रा. क्योंकि सिर्फ हैप्पीनेस इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट. मैं मिसाल देता हूं आपको. अगर फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई बुजुर्ग हो चुके हैं, वालिदैन में से वालिद हैं, वालिदा हैं, अगर वो बीमार हो, दैट्स नॉट अ वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर यू. बट यस, that's a very meaningful moment for you, and you would prefer staying with them क्योंकि आपको उनकी खिदमत करके एक सुकून मिलेगा. सुकून और खुशी इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, दो अलग अलग चीजें. तो आपने always and forever in your life, when you choose meaning over temporary happiness, that's when you are in the right game. ये एक चीज है कि हमें जो एक दम चीजें चाहिए होती है ना, और ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं. जो सबसे पहली मैंने बात की थी आपके साथ पिछली वाली कहानी के अंदर, जो बंदरों वाली कहानी थी, उसमें एक पीयर प्रेशर बन जाता है, एक माहौल, एक टोन सेट कर दी जाती है, एक एनवायरनमेंट सेट कर दिया जाता है. उस एनवायरनमेंट की वजह से हम भी उसी दौड़ का शिकार हो जाते हैं जो हम जिन्हें देखते हैं, और हम समझते हैं कि हमारी जिंदगी भी एक दौड़ है. हमारी जिंदगी बिल्कुल एक दौड़ है, लेकिन हमारी वो दौड़ हमारे अपने साथ है. आई शुड बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी सिंगल डे. इट शुड नॉट बी लाइक कि मैंने फलां से आगे बढ़ना है, मुझे फलां. व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन, दैट्स व्हेन you have entered this inter gratification race, and that will lead you to quitting what you're doing, because you're not doing it for yourself, you're doing it to be in the race. So ये है दूसरी चीज जो हम क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों के लिए एक रेस का इंतखाब कर लिया जाता है. उसकी वजह से हम फेड अप हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने लिए कुछ मार्क्स सेट कर लेते हैं, कुछ गोल्स नहीं सेट करते, मार्क्स सेट करते हैं, माइलस्टोन्स नहीं सेट करते, कुछ डेस्टिनेशन सेट कर लेते हैं. और ये प्रॉब्लम्स हैं. करना क्या है वो हम बाद में देखेंगे. अच्छा, इसके बाद नाउ अगेन आई वांट योर रिस्पॉन्सेस. मुझे ये बताइए कि अगर एक इस तरह का लैब एनवायरनमेंट हो जिसमें कुछ पूल्स हैं, और इस पूल के अंदर if you get in, there are some electrodes, और दुनिया के सबसे बेहतरीन न्यूरोफिजिसिस्ट, न्यूरोसाइंटिस्ट वहां पे मौजूद हैं, और आप जो चाहेंगे आपको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, जो भी चाहेंगे. तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आप में से कौन लोग ऐसे हैं जो इस पूल में जाने की ख्वाहिश रखेंगे. क्या आप सब इस पूल में जाना चाहेंगे? बिकॉज यू विल गेट वट एवर यू वॉन्ट. जिस तरह वो अलादीन का चिराग होता, चिराग को रब किया, एक जिन बाहर आया, जीनी को जो कुछ कहोगे वो पूरा कर देगा. तो मुझे ये चार्ट में बताइए कि आप लोगों में से कोई ऐसा है जो इसमें नहीं जाना चाहेगा, और अगर जाएगा तो खुशी के बजाय गम के मौके मांगेगा. अगर कोई ऐसा बंदा है तो लिखे कि मैं नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू नो, and give the reason आगे in the text in the chat box. जो जाना चाहते हैं वो तो अंडरस्टूड है कि सब जाना चाहते हैं. Everybody wants to be in there. अभी तक तो सबका यस यस ही है, और डेफिनेटली बस ठीक हो गया. मैं नहीं जाना चाहती. वी गॉट अ कमेंट. Okay. मैं नहीं जाना चाहती बिना मेहनत के मिलना चीज का मजा नहीं. ये नाम इनका, मुझे इनका नाम बताइएगा. इनका है एमन नईम. एमन नईम का ये कमेंट इधर ही होल्ड कर लें फिलहाल. वी गॉट मोर एज वेल. ओके 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 ओके. नो बिकॉज जर्नी इज द मेन थिंग. नो इफ इट्स टेम्पररी.
अहमद तारिक एंड जुनैद रसूल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। असल में आपने अब ट्विस्ट वाली चीज बाद में बताई है। अब जो लोग इस टैंक में जाना चाहते हैं ना, imagine staying in the tank for your entire life now. Who would want to stay in the tank for entire life? ये temporary वाले को भी निकल गया. Who would want to stay in this tank for your entire life where all your desires are met? जो आप कहेंगे आपको वो experience मिल जाएगा. Now Abdul Rafi, please help me. If there is anybody who wants to stay in the tank for entire life. No, not forever. Yeah, we got some comment of Samama, me. Acha, Samama, you would want to stay in the tank. Samama, can you please unmute yourself and tell us why? Why do you want to stay in the tank for your entire life? सर सब कुछ अवेलेबल होगा, मुझे और क्या चाहिए? Exactly my point. इसीलिए तो इंसान मेहनत करता है। अच्छा, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच समामा, थैंक यू सो मच। अच्छा, इनके अलावा कोई और हैं जो इस टैंक में हमेशा रहना चाहेंगे? नहीं, लाइक अगर हम उस पे रह रहे हैं तो ये एक टैंक है, हमें बाकी सराउंडिंग से नहीं मिल रही ना, हमने कनेक्टिव रहना होता है ना लोगों के साथ और बाकी चीजों के साथ। तो यहाँ पे सारे अवेलेबल है, वो कह रहे हैं यहाँ पे सारे होंगे, हम जो चाहेंगे कर सकते हैं। तो आपकी अवेलेबिलिटी है ना, लाइक कनेक्टिवनेस तो नहीं है ना, सिर्फ चीजें अवेलेबल हैं, आपकी नीड्स या वांट्स अवेलेबल हैं। कुछ भी बेस्ट चाहिए तो वो यहाँ पे अवेलेबल होगा। थैंक यू। यही डिबेट है। वी आर वेरी मच राइट ऑन द ट्रैक। पॉइंट ये है, मैं जब ये एक्सपेरिमेंट, ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, जब एक्सपेरिमेंट होता है ना तो इमीडिएटली मेजॉरिटी लोगों का शिफ्ट चेंज हो जाता है आफ्टर दिस स्टेइंग इन द टैंक फॉर योर एंटायर लाइफ नो पे। और वो इंस्टेंट नेगेशन क्यों आता है? थैंक यू टू एमन नईम, बिकॉज स्ट्रगल एंड यूजर जर्नी वाज मिसिंग। आपको कोई भी चीज अगर मिल जाती है बगैर मेहनत किए, आपको उसकी कदर नहीं रहती, कदर होती ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस। रहना तो तब है ना जब होगी पहले। यू डू नॉट गेट द टेस्ट ऑफ समथिंग अनटिल, मैं मिसाल देता हूं आप लोगों के लिए, स्पेशल यूजर जर्नी का लफ्ज मैंने लिखा है। जो लोग डिजाइनर्स हैं, आप लोगों के लिए स्टोरी बोर्डिंग और यूजर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जब आप नए नए क्रिएटिव इंडस्ट्री में आते हैं तो आपको बहुत जहर लगता है यार ये क्या करूं मैं ये बैठ के इसका। स्पेशली जो एनिमेटर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी तरह जो वीडियो एडिटर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, उनके लिए यूजर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो ऐप डेवलपर्स हैं उनके लिए यूजर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वेब डेवलपर्स हैं उनके लिए यूजर जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक एक स्लाइड, अच्छा ये और वो बहुत हेक्टिक काम लगता है। लेकिन once you get it right, that's when you are satisfied. स्वीडन ने एक कंपनी बनाई IKEA, और उसके ऊपर काफी तहकीक हुई, रिसर्च हुई कि why is it so likable। ये जो मैं ऊपर वाली बात कर रहा हूं, this is another practical example in the world। IKEA बनाई और इसके ऊपर रिसर्च की कि ये इतनी पॉपुलर क्यों है, why so many people are interested to buy product from IKEA। And you know what was the reason? The majority feedback was we love it more because we made it। क्योंकि IKEA से ready to assemble चीजें मिलती हैं, और ये जो अपनी एफर्ट बीच में डाल के in order to make something है ना, ये वो यूजर जर्नी और स्ट्रगल है which matters। हमारे पास टेम्पररी एस्पेक्ट में जब हम सोचते हैं ना, जब एंटायरिटी का जिक्र नहीं होता, जब एटर्निटी का जिक्र नहीं होता, जब इन्फिनिटी का जिक्र नहीं होता, तब तक ये चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि यस वी वांट दिस, ये भी आ जाए। बट वंस यू हैव इट, दैट बिकम्स मिजरेबल। एंड इस तरह के बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट्स भी हैं जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं, बट वी हैव टू सी टाइम एज वेल, दैट्स व्हाई आई एम मूविंग फॉरवर्ड। ये भी एक चीज है, यूजर जर्नी स्ट्रगल। अगेन इट्स अ कीवर्ड व्हिच if it is missing you lose interest। मैं एक और मिसाल दे देता हूँ, ये इस ज्यादातर वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो डिजाइनर्स हैं, बट वो चैट जीपीटी के आने से पहले भी डिजाइनर्स थे
और इस तरह के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के आने से पहले भी डिजाइनर थे और उसके बाद भी हैं, या किसी भी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व थे और टेक्नोलॉजी के इतने एडवांस होने से पहले भी ये काम करते थे। या एक और बात कर सकते हैं हम, बचपन में किसी ने स्लेट पे लिखना सीखा हो, उस बंदे की हैंड राइटिंग में उर्दू की, और एक बंदा जिसने नहीं लिखना सीखा स्लेट पे, you do not know, there's a contrast, there's a stark contrast between the user journeys of two. Hence दोनों का लिखने से, दोनों का क्रिएटिव होने से, क्रिएटिव फील्ड में रहने से बहुत डिफरेंट ओपिनियन होगा, बहुत डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट लेंस से देखेंगे। एक जनरेशन उसे एज अ टूल देखेगी, दूसरी जनरेशन उसे एज अ मोटिवेटर देखेगी टू गो टू द नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज इट्स अ यूजर जर्नी फॉर देम। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये हम बहुत सारी जगह पे रियलाइज नहीं करते, जिसकी वजह से हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, क्योंकि शॉर्टकट्स हमेशा विल लीड यू टू अ ब्लाइंड and to a closed lane. There will come a time when there is no shortcut. You have to go through the process. So this is the point. अच्छा, ये तो कुछ हो गए biases, ये कुछ problems हो गए जो हम generally face कर रहे होते हैं। अब आते हैं root cause analysis के ऊपर। आशिफ भाई, समामा ने हैंड रेस किया हुआ है, आई थिंक शी हैव एनी Sure. Yes, please. सर मेरा बस ये क्वेश्चन था कि देखें आगे जाके जब जन्नत में होंगे तो अभी तो यही सीन होगा, हमारे पास सारा कुछ होगा, हम आराम से रह रहे होंगे, तो फिर उधर तो ये चीज नहीं होगी। जन्नत, बेहतरीन सवाल। जन्नत इज अ रिजल्ट ऑफ व्हाट यू डूइंग हियर। पॉइंट ये है कि यहाँ पे कितने लोग कंसिस्टेंट रहते हैं इन ऑर्डर टू गेट दैट, और कितने लोग ये यकीन रखते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग इट फॉर जन्नत। और वो एक अच्छा मिसाल देता हूं इसकी। क्या इस दुनिया में कोई भी काम जो इंसान करता है उसको उसका 100% जस्टिफिकेशन मिल सकता है? नहीं मिल सकता। एक बंदे ने एक कत्ल किया, एक बंदे ने 100 कत्ल किए, सजा दोनों को एक ही फांसी हो सकती है, और अल्टीमेटली उस एक फांसी के बाद जिसने 100 कत्ल किए हैं, उसके 99 जो कत्ल हैं, मर्डर्स हैं, उनका उसके पास कोई जवाब नहीं है, और ना ही उसे कोई सजा मिल सकती है इस दुनिया में। तो अगली दुनिया और हमारी दुनिया, यानी कि ये दुनिया और आखिरत, दिस इज टू पार्ट्स ऑफ द होल। 2 + 2 = 4 होगा। 2 इस दुनिया का है, 2 अगली दुनिया का, और फिर ये 4 होगा। तो आप ये जो जन्नत वाली पर्सपेक्टिव है ना, जन्नत में सब कुछ होगा, लेकिन जन्नत में एक्चुअली इट्स नॉट द सब कुछ दैट वी आर वर्किंग फॉर। इनफैक्ट अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में भी ये कहते हैं, जो जन्नतियों को भी सब कुछ मिल जाएगा ना, और अल्लाह ताला सवाल करेंगे जन्नतियों से कि तुम्हें मैं कोई और नेमत दूं, तो वो कहेंगे सब कुछ तो है हमारे पास, अब व्हाट डू वी नीड। एंड देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें अपना दीदार करवाएंगे, एंड दैट्स द टाइम, दैट्स द पिनिकल ऑफ इट। और उसके बाद जो है ना, देयर इज, मतलब वो कैसी कैफियत होगी उसके बारे में जितना टेक्स्ट मिलता है ना, दैट इज समथिंग जो आप जिसे देख के आप हैरान परेशान रह जाएंगे, एंड इट विल नॉट बोर यू। ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो अगली दुनिया में है, कि इट इज सो वेरिएबल, इट विल नॉट लेट यू बोर। जब आप बोर नहीं होंगे तो आप आगे नहीं जा पाएंगे। इधर ये जो बाकी सारी इस दुनिया की चीजें वो अल्टीमेटली आपको बोर्डम में डाल देंगे। जी एमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं जन्नत और दुनिया के, इसी हवाले से एक रिसर्च मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी थी कि हम इंसान तो इस दुनिया के हैं ही नहीं। ठीक है, अगर मतलब देखा जाए तो इंसानों को कहा जाता है कि सितारों की मिट्टी से या उसकी डस्ट से जो है वो हम बने। तो जो दुनिया हम मतलब जिस दुनिया से बिलोंग ही नहीं करते, तो हम अगर यहाँ हमेशा के लिए रह भी जाते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ टिक पाएंगे या हम बोर नहीं होंगे।
बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और अगेन जो मैं बात कर रहा था ना, एफर्ट्स की जो बात हम कर रहे थे और जो पहले भी हम कर रहे थे, जो पूल के रेलेवेंस से कर रहे थे, जी जी तो उसके अंदर बेसिकली पॉइंट ये है कि जब टेम्परेरीली उसको देखेंगे तो वो चीज अच्छी लगेगी, बट अगर आपको एक चीज रोज मिलना शुरू हो जाएगी प्लेट में रख के, यू विल लूज द चार्म ऑफ इट, जी बेशक वो बहुत ही आला कोई चीज हो। सो मूविंग फॉरवर्ड, अब हम जा रहे हैं रूट कॉज एनालिसिस के ऊपर। मैंने आपको प्रॉब्लम्स काफी सारे हाईलाइट किए हैं, आई होप आप लोगों को वो सारे प्रॉब्लम्स याद रहें। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर इनटू द रूट कॉज एनालिसिस, एक और कहानी। एक बाप आता है दफ्तर से थका हारा, और दिस स्टोरी इज इक्वली एप्लीकेबल फॉर वुमेन एज वेल, क्योंकि स्टोरी में सिर्फ वो एक बंदा, तो यू कुड ऑल्सो इमेजिन योरसेल्फ टू बी इन दिस स्पॉट। थका हारा आता है घर शाम में, एंड हिज लिटिल चाइल्ड कम्स टू द फादर, एंड वो बच्ची उसे कहती है अपने बाप को कि कम ऑन लेट्स प्ले हॉप जॉग। तो बाप कहता है मैं अपने दफ्तर के बखेड़ों से होके आया हूँ, अभी एक और कॉल आ जाएगी, क्रिएटिव इंडस्ट्री से कर लेते हैं बाप को, अभी एक और कॉल आ जाएगी, फलां वाला डिजाइन फाइनल नहीं किया, एक मॉक नहीं दिया, एक यूएटी रहती है, एक आइटरेशन और भेजनी है। तो वो कहता है मैं थोड़ी देर के लिए सुकून ले लूं, अब इससे कैसे जान छुड़ाऊं। तो वो सामने अखबार पड़ी होती है, तो वो अखबार उठाता है और अखबार के छोटे 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 टुकड़े करके उस बच्ची को दे देता है और कहता है कि बेटा जाओ, अगर तुम ये जोड़ के ले आई ना, और ये जिक्सॉ पजल है, अगर ये जोड़ के ले आई मेरे पास, तो आई विल डू व्हाटएवर यू से, विल रन, विल हॉप, विल जॉग, हम फिरने जाएंगे, एक आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन इफ यू कम अप विद द होल न्यूज़पेपर। अब वो बाप दिल में कहता है कि इससे ये होगा नहीं, मेरी जिंदगी सुकून में है, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लूं, उसके बाद अपने दफ्तर के कुछ काम रहते हैं वो निपटाऊंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। एंड वो बच्ची पिक कर लेती है एंड शी गोज बैक, एंड 10 minutes later द गर्ल कम्स और लाके अपने बाप को दिखाती है, कहती है here's the newspaper, now do whatever you promised, entertain all my requests। तो वो पहले तो देख के हैरान होता है कि ये जोड़ा कैसे, तो वो उससे पूछता है कि बेटा हाउ वर यू एबल टू डू दिस। तो वो बच्ची बताती है कि at the back of this newspaper that you gave me was a picture of a girl, I figured that out and the front was obvious। अब आप जैसे लोग तो उस बच्ची जैसे हो सकते हैं, मेरे जैसे निकम्मे को अगर ये चीज मिले तो मेरी तो जान निकल जा। लेकिन पॉइंट ये है कि इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यू हैव टू हैव एन आई साइट एंड अ माइंड साइट फॉर सीइंग द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम बिफोर यू सॉल्व इट। और जब आप उस लेंस से चीजों को, उस अप्रोच से देखना शुरू कर देंगे तो जिंदगी आसान लगती है। जब हम एक चीज को देखते साथ ही दिमाग में कहते हैं ये तो कभी नहीं हो सकता, ये बॉस, फॉर एग्जाम्पल एक कोई बॉस है, इसके पास तो जब लेके जाएंगे तो इसने कहना है ये आइटरेशंस करके लेके आओ, इसके पास, इस यूजर के पास जब जाएंगे तो इसने तो यूआईटी में अप्रूवल देना ही नहीं है। तो इस तरह के जो माइंडसेट्स है ना, हमें उन माइंडसेट्स को पीछे रखना है और लोगों को ऑब्जेक्टिवली देखना है। कुछ लोग ऐसे होंगे इन सारी बातों के बावजूद, जो लोग हैं, जो प्रॉब्लम, इट्स नॉट द प्रॉब्लम, इट्स द पीपल हु आर द प्रॉब्लम, बट यू डू नॉट गेट इनटू दिस गेम। आपने उन्हें अपनी पिच पे लेके जाके खिलाना है, उनकी पिच पे आके नहीं खेलना, क्योंकि आपके लिए, मेरे लिए हमारी एनर्जी इंपॉर्टेंट है, आपके लिए, मेरे लिए हमारी प्रोग्रेशन इंपॉर्टेंट है, और इन लोगों की वजह से वी कैन नॉट वेस्ट इट, especially when you are passionate about the field of creative industry। एक quote है, we do not see things as they are, we see things as we are, and this is a writer by the way, academician also, a nice man। बड़ी ही प्यारी बात है ये। आपको मिसाल के तौर पे, ये मजे की चीज भी है और थोड़ा सा गुस्सा भी इस चीज पे आता है, क्योंकि अपने ऊपर जब क्रिटिसिज्म होती है ना तो थोड़ा सा गुस्सा भी आता है। अगर फॉर एग्जाम्पल आप, मैं मिसाल दे रहा हूं, अगर एक इंसान को आदत हो ना कि वो लेट ऑफिस जाता है, तो उसके पास बहानों की लिस्ट तैयार होगी। व्हेन ही बिकम्स अ बॉस वन डे ना, और उसे कोई वो वाला बहाना मिलेगा ना जो वो खुद बनाता है,
तो 90% इसके दबाव में आएगा ये बहाने बना रहा है, बिकॉज वी डू नॉट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। सो हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। चीजें बहुत सारी दुरुस्त हैं और हो भी जाती हैं, हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है। तो होल्ड योर सेल्फ अकाउंटेबल फर्स्ट बिफोर गोइंग इनटू द arena of anybody else's conflict, anybody else's jurisdiction. इसके लिए आपको कुछ मालूम होना चाहिए। बहुत सारे लोगों को जो कॉर्पोरेट में, उन्हें तो शायद आइडिया होगा इस चीज का। देयर इज अ टूल, इट्स कॉल्ड SWOT एनालिसिस। सो इसमें से 4 क्वालिटीज हैं। S फ्रॉम स्ट्रेंथ्स, W फ्रॉम वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी से O और T है थ्रेट्स का। आपकी कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ वीकनेसेस होती हैं, ये तो समझ आती है। ये इंटरनल कुछ क्वालिटीज हैं जो इस टूल के जरिए से हेल्प आउट होती हैं, हमें मिलती हैं, हम समझ सकते हैं, रियलाइज कर सकते हैं अपने बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में, किसी रोल के बारे में। एक्सटर्नली कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं, कुछ थ्रेट्स होती हैं। ये जो चीजें होती हैं, ये जनरली आप इनके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं रखते, ये आपके कंट्रोल से बाहर होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी का मिल जाना, उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। अपॉर्चुनिटी का मिल जाना, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, एक अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिल जाती है उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल काम करना शुरू करते हैं और आप एक प्रोजेक्ट लेते हैं, आप एक फ्रीलांसर हैं और शार्क खा जाती है इंटरनेट या हुकूमत जो है वो टैक्सेस लगा दे भारी भरकम जो फ्रीलांसर्स हैं उन पे, जस्ट फॉर इंस्टेंस, तो दैट बिकम्स अ थ्रेट। सो ये कुछ इंटरनल क्वालिटीज हैं, कुछ एक्सटर्नल क्वालिटीज हैं। एनालाइज आपने खुद करना है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, ये थ्रेट्स हैं। एज आगे डैश है। अब एज अ पर्सन भी हो सकता है, एज अ प्रोफेशनल भी हो सकता है, एज you're talking about for example a product that you're going to launch, आप उसका SWOT एनालिसिस भी कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके लिए क्या थ्रेट्स हैं। अगर तो आप लोगों को SWOT एनालिसिस समझ आ गया तो हम विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट एक्टिविटी। अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ लीजिए, अगर किसी को SWOT एनालिसिस समझ नहीं आया। सो मेरा ये क्वेश्चन है कि SWOT एनालिसिस लाइक मैंने अपने बिजनेस का किया था जब हमने एंटरप्रेन्योरशिप का वो किया था, तो एज एन पर्सन हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने ऊपर? लाइक अपॉर्चुनिटी, स्ट्रेंथ और वीकनेस का तो पता है, पर थ्रेट और अपॉर्चुनिटीज कैसे हो सकता है? अपॉर्चुनिटी थ्रेट वो जिस वक्त आप करेंगे तो मैं आपको एक्टिविटी में बताता हूँ कैसे होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर एग्जांपल, मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी ये हो सकती है कि मैं MS पहले कंप्लीट करूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर आर्ट्स किया हुआ, मैं पहले किसी या तो ग्राफिक्स में या एनिमेशन में MS पहले कंप्लीट करूं, फिर जॉब करूं। ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हो सकता है ये किसी के लिए थ्रेट हो सकता है एक इकलौता बंदा हो घर का कमाने वाला और वो इस फील्ड में हो, अब उसके लिए बेशक कम ही मिल रहा है बट कुछ मिलना चाहिए, उसके लिए ये थ्रेट हो सकती है। बिसाइड्स द फैक्ट कि ये उसके करियर लेडर में ऊपर चढ़ने के लिए जरूरी होगी, लेकिन बाकी जो 1.5-2 साल है वो किधर से कमाएगा। सो इस तरह की कुछ चीजें हो सकती हैं। ये कुछ ऑप्शंस बाय द वे, कुछ चीजें लिखी भी है, कुछ टेक्स्ट लिखी भी है। आपकी मार्केट के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज एग्जिस्ट करती हैं, आप उनसे कैसे बेनिफिट कर सकते हैं, परसेप्शन क्या है बिजनेस पॉजिटिविटी का आपकी मार्केट में, और मार्केट में कोई रीसेंट चेंजेस आए हैं। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, टेक कंपनी में काम करने वाला अगर कोई बंदा हो और वो फॉर एग्जांपल जूम कंपनी में काम कर रहा है और कोविड आ जाता है, तो उसके लिए तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बट कोविड खत्म हो जाता है और ऑफिस रिज्यूम हो जाते हैं, तो दैट बिकम्स अ थ्रेट, क्योंकि बहुत सारे पोटेंशियल कॉम्पिटिटर्स आ जाएंगे, रेवेन्यूज डिप्लीट हो जाएंगे, अब मजीद चीजें करने का टाइम नहीं होगा, शायद सब्सक्रिप्शन का वो रेशियो जो रेट चल रहा था वो कम हो जाएंगी। तो इस तरह से SWOT एनालिसिस होता है इंसान का। अपने आप को अपने पोजीशन करना है एज अ पर्सन। अब एज अ पर्सन जब आप बात करेंगे तो आइडेंटिटी आपके साथ रहेगी, यू आर अ मुस्लिम। एज अ प्रोफेशनल बात करेंगे तो आपका रोल आपके साथ रहेगा, मे बी क्रिएटिव्स एग्जीक्यूटिव, मे बी ग्राफिक डिजाइनर, मे बी एनिमेटर, एनीथिंग।
So I think it's clear now. नेक्स्ट एक्टिविटी ये है, आप लोग अपने पास या तो कोई कागज पेन पकड़ लें या अपने फोन्स के नोट्स खोल लें। टाइम बाउंड एक्टिविटी है, टाइम से आगे नहीं जाएंगे हम बिल्कुल भी। पर्सनल सॉट एनालिसिस करना है एज अ पर्सन, और रोल आपका इसमें है एज अ पर्सन, बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ प्रोफेशनल नहीं है। प्लीज, एज अ पर्सन, आप एक इंसान हैं, आप एक मुसलमान हैं, उस दायरे कार में रहते हुए अपनी कुछ स्ट्रेंथ्स लिखें एज अ पर्सन, अपनी कुछ वीकनेसेस लिखें, कुछ अपॉर्चुनिटीज, कुछ थ्रेट्स एज अ पर्सन लिखनी है आपने। यू हैव 2 minutes फॉर दैट एंड द टाइम इज ऑलरेडी स्टार्टेड। Strengths, weaknesses, opportunities, threats as a person. "90 seconds remaining." लाजमी नहीं है कि एक ही सीक्वेंस फॉलो कर रहे हूं कि पहले स्ट्रेंथ्स लिखूंगा या फिर वीकनेसेस, फिर अपॉर्चुनिटीज, फिर थ्रेट्स। अगर बाकी कुछ भी दिमाग में आ रहा है तो लिखते जाइए साथ साथ। 60 seconds remaining. Last 30 seconds. Last 20 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Everybody just stop it. Thank you so much for this activity. इसके ऊपर हम आते हैं बात करने के लिए। इस सेशन के अंदर कुछ चीजें आप लोगों के घर के काम भी हैं। होमवर्क, क्लास वर्क मिलता होता था स्कूल टाइम में, ये क्लास वर्क है, होमवर्क खुद करना है, और वो है स्वॉट एनालिसिस एज अ प्रोफेशनल, एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर, एज अ व्हाटएवर आपका जो भी रोल है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप क्या, किस रोल में जाना चाहते हैं आइडियली, उसका स्वॉट एनालिसिस आप कर सकते हैं। ये आपका पोस्ट सेशन असेसमेंट है। ये करके आप एजाज के साथ, अब्दुल राफे वगैरह के साथ शेयर कर सकते हैं। दे कैन शेयर इट विद मी। अब हम आते हैं इस स्वॉट एनालिसिस पे जो पर्सनल था। एक चीज तो मैंने खैर चीटिंग करा दी आपको कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि बंदा स्ट्रेंथ ही लिख रहा होता है और टाइम खत्म हो जाता है और स्ट्रेंथ ही दिमाग में नहीं आ रही होती। मुझे पता है कि बहुत सारों के साथ ये कुछ हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे होते हैं। अच्छा, ये मैं देखना चाहूंगा, दिस इज वन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी। कौन कौन से लोग ऐसे थे जिनकी स्ट्रेंथ्स ज्यादा हैं और वीकनेसेस कम हैं? ये तो खैर ज्यादा होंगे। वो कौन से लोग थे? कितने लोग ऐसे हैं वो लोग सिर्फ मैसेज लिख दें जिनकी वीकनेसेस ज्यादा थी और स्ट्रेंथ्स कम थी? अच्छा आशिर भाई, हमें 3 इन चैट भी आए हैं, शेयर किए हैं। हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मैं बिल्कुल चैट पे आ गया हूँ। Can't handle pressure, that's a weakness. You can work on it, and by the way, that's an opportunity as well. Emotionally dependent सब होते हैं एमन। That's an opportunity, you have to work on it to make it your strength. अच्छा, आप अपनी weaknesses पे भी काम कर सकते हैं और आप अपनी opportunities पे भी काम कर सकते हैं to make them your strengths.
थ्रेट्स का आप सिर्फ बर्दाश्त कर सकते हैं, उनके लिए अब कुछ कर सकते हैं, मैं बताता हूँ अभी क्या कर सकते हैं। अच्छा, मी Maruk, if you're comfortable sharing it with us, how many weaknesses have you written and how many strengths have you written? Tell me the ratio. Yeah. मेरी 4 वीकनेसेस हैं और 2-3 आई गेस स्ट्रेंथ्स हैं जो मुझे 2-3 लगता strengths. और हाँ। आपने पहले वीकनेसेस लिखना शुरू की थी? नहीं, स्ट्रेंथ मैंने सारे लिखे थे नॉर्मली, जिस तरह वो है प्रॉपर ऑर्डर सीक्वेंस में लिखे हैं आप? या यस। अच्छा, do you get you're a professional, right, or are you a student right now? आई एम अ स्टूडेंट बट हाँ ठीक है, स्टूडेंट ही हूँ बेसिकली। इसी वजह से once you step into the corporate circle, it's only you who knows what are your weaknesses, and हाँ, truly then you know. Abhi, it's okay, do not underestimate yourself. This is a basic lesson. जिस में इंसान की weaknesses ज्यादा होती हैं और strengths कम होती हैं, और generally जो लोग weaknesses पहले लिखना शुरू करते हैं, अपने आप पर यकीन रखिए खुदारा। आप अगर अपने आप पे यकीन नहीं रखेंगे तो इस इंडस्ट्री में आप पे कोई यकीन नहीं रखेगा। फैक्ट्स। थैंक यू। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड, अब आप लोगों को स्वॉट एनालिसिस करना आ गया। अपनी जिंदगी में जब भी फंसे हो ना, तो 2 काम कर लिया करें, एक इस्तिखारा कर लिया करें और एक ये स्वॉट एनालिसिस कर लिया करें। डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प मिलेगी, स्पेशली उन लोगों को जिनकी डिसीजन मेकिंग का चैलेंज लगता है उन्हें। अच्छा, एक और काम कर सकते हैं, इसको मैं फोकस फिल्टर कहता हूँ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, स्टीफन कवे की किताब है। इस किताब के अंदर कुछ सर्कल्स का जिक्र है। इस किताब के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं अब, और 8 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल भी एक किताब आ चुकी है, तो इसके बहुत सारे वर्जन्स हैं। बट आई एम ब्रिंगिंग यू द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वर्जन ऑफ दीज सर्कल्स. You can call them circles of influence या sphere of influence, as Stephen Covey calls it. ये 3 सर्कल्स हैं। एक सर्कल ऑफ कंट्रोल है, एक सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, एक सर्कल ऑफ कंसर्न है। और ये कंट्रोल से स्टार्ट होगी गेम हमेशा, फिर इन्फ्लुएंस, फिर कंसर्न की बात करेंगे। अब सर्कल ऑफ कंसर्न में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? स्प्रेड ऑफ कोरोना वायरस फॉर एग्जांपल, ये आपका कंसर्न हो सकता है। यू कैन नॉट इन्फ्लुएंस इट, यू कैन नॉट कंट्रोल इट। इकोनॉमी बहुत या तो डिच में चली जाती है या बहुत बेहतर हो जाती है, ये आपका सर्कल ऑफ कंसर्न हो सकता है। आप खुश हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं इस पे। यू कांट इन्फ्लुएंस इट, यू कांट कंट्रोल इट। Circle of influence, this is your environment primarily, and this is the people around you. उन लोगों के लिए जिनके इमोशनल एस्पेक्ट में वीकनेस फील होती है, उन्हें अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे काम करने की जरूरत है, एज कंपेयर टू सर्कल ऑफ कंसर्न एंड कंट्रोल। और सर्कल ऑफ कंट्रोल क्या है? ये सबको काम करने की जरूरत है। योर बिहेवियर्स, योर एक्शंस, योर एटीट्यूड्स, योर आउटलुक, योर डिसीजंस। अगर कोई बंदा ये कहता है ना मेरे से गुस्सा हो गया, तो भाई कमजोरी से, हड्डियों से आवाजें निकल सकती हैं। गुस्सा कमजोरी से नहीं होता। गुस्सा इज अ पैटर्न which is a consistent habit, which is backed by a consistent habit that you're not able to control it. सब्र करने से आता है, गुस्सा करने से आता है। इसीलिए अमूमी तौर पे आजकल जेंटल पेरेंटिंग के अंदर काफी कहानियां सुनाई जाती हैं, और ब्राउन हाउस होल्ड्स को जब सुनाई जाती हैं तो उसमें से एक कहानी ये होती है कि आप बच्चे को बचपन से सिखाएं कि यू हैव टू बी जेंटल अबाउट थिंग्स, एंड अगर कोई उल्टा काम भी करता है तो आपको जेंटल ही करना है। तो ये कुछ चीजें जो है ना, हमको ये देखना है कि कंट्रोल, गुस्सा जब आएगा तो कंट्रोल कैसे करना है, रेगुलेशन, इमोशनल रेगुलेशन कैसे सीखना है, उस बच्चे को कैसे सिखाना है। तो आप अगर सब्र करने वाले होंगे, बच्चा खुद सब्र करना शुरू कर देगा, क्योंकि वो आपको देख के कॉपी करेगा। आप गुस्सा करने वाले होंगे, बच्चा खुद ब खुद गुस्सा करेगा। वो ही इज जस्ट कॉपिंग यू, और वो आपको देख के इमोशनल रेगुलेशन सीखता है। हम लोग अपने कॉर्पोरेट लाइफ में इसी तरह करते हैं, और नॉर्मली ये सारे सर्कल्स की हमें जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही हमें रियलाइज होता है कि हम अपने सर्कल ऑफ
कंट्रोल को कितना रखते हैं, जब सर्कल ऑफ कंट्रोल पे हम बहुत ज्यादा चाहते हैं ना, ये भी मेरे कंट्रोल में आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, मेरा बॉस भी मेरी मानना शुरू कर जाए, मैं छुट्टियां भी ज्यादा करूं, मुझे फिर अप्रेजल भी अच्छे मिले, तो कंट्रोल को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारा सर्कल ऑफ कंट्रोल लिमिटेड है, ये याद रखिएगा। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस को अगर सर्कल ऑफ कंट्रोल के साथ कॉम्प्लीमेंट कर देना अपने एनवायरनमेंट को, फॉर एग्जाम्पल अगर आप छुट्टी कर रहे हैं तो यू प्रॉपरली हैंडिंग it over to somebody, and at the same time when the person is not available जिसका आप बैकअप है, you are doing it for them as well. It's a give and take. आप अपने एनवायरनमेंट को खुद शेप करते हैं, तो then your circle of control and influence overlap. सर्कल ऑफ कंट्रोल बढ़ जाएगा, बट सर्कल ऑफ कंट्रोल सिर्फ कंट्रोल नहीं लेना होगा, इट्स अ गिव एंड टेक। और कंसर्न को तो सबसे कम रखने की जरूरत है, क्योंकि हम सारी चीजें कंसर्न वाली जो है सिर पे चढ़ा के रखते हैं, और ये सारे सर्कल्स अपनी अपनी जगह पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, बेशक कोई प्रॉब्लम ना भी आए, लेकिन ज्यादा जरूरत कब पड़ती है, व्हेन एन एंजाइटी हिट्स अस। एंड एंजाइटी को हम एक बज़वर्ड बना चुके हैं, और हर बंदे को अब एंजाइटी होती है, हर बंदे को डिप्रेशन होता है, ऐसा नहीं होता। The moment you see somebody in a clinical depression state, you will understand it. It's a critical thing. And आपको देख के पता लगता है, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक बंदा जो कैंसर से फाइट कर रहा है ना, उसे देख के पता लगता है that person is a cancer patient. बिल्कुल उसी तरीके से a person who is clinically depressed देख के मालूम होता। हम स्ट्रेस को, हाइपर स्ट्रेस एनवायरनमेंट को, हाइपर एक्टिव एनवायरनमेंट को, बहुत क्विक कम्युनिकेशन रिस्पॉन्सिव एनवायरनमेंट को भी एंजाइटी और डिप्रेशन में डाल देते हैं। दैट्स नॉट द राइट थिंग। व्हाट इज एंजाइटी बाय द वे? इट्स अ कॉल टू एक्शन। व्हेन यू गेट एंग्शियस, मिसाल के तौर पे आप लोगों में से कुछ लोग अपने बचपन में तकरीरें करने के लिए स्टेज पे जाते होंगे, स्टेज पे जाते हैं टांगे कांपती, पसीना आना शुरू हो जाता है। व्हेन यू प्रेजेंटिंग समथिंग, व्हेन यू आर इवन sometimes you're talking to a group CEO, he calls you and you're talking, एकदम आवाज लरस जाती है, that's anxiety. Anxiety is not a bad emotion. It's your body telling you that you are going to do something of consequence. आपको उसे सिर्फ embrace करना, okay. You just बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह अलार्म बजता, snooze नहीं करना उसे। एंजाइटी को ये नहीं कहना कि अब पता नहीं क्या होगा, ओवर थिंकिंग करने की जरूरत नहीं, जस्ट एम्ब्रेस इट। ओके, आई एम गोइंग टू डू समथिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंस, आई हैव टू बी माय बेस्ट, एंड देन यू गो फॉर द CIA टेक्निक, सर्कल ऑफ कंसर्न, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, सर्कल ऑफ कंट्रोल। मैंने बताया ये कंट्रोल पहला सवाल होगा कंट्रोल का। कोई भी सिचुएशन आती है, पहला सवाल आप अपने आप से करेंगे, इज इट इन माय कंट्रोल? इफ यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन and how to respond to it, इसलिए इसे फोकस फिल्टर कहते हैं। पहला सवाल, is it in my control? अगर तो आपके कंट्रोल में है, which means कि आप उस चीज को चेंज कर सकते हैं, तो you work on that, और इससे आप ओवरवेल्म होना, फ्रस्ट्रेट होना बंद हो जाएंगे, ये चीजें कम होंगी, ये याद रखिएगा। मैं चाहता हूं या चाहती हूं कि जो मेरा बॉस है वो मर जाए, ये मेरी ख्वाहिश लाजमी हो सकती है, क्योंकि वो मुझे बहुत काम देता है और बाकियों को नहीं देता, दैट्स नॉट इन माय कंट्रोल। अब जो चीजें कंट्रोल में नहीं है, तो आपने क्या आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इन्फ्लुएंस करने के लिए ना आप आउट ऑफ 10 स्कोर दें। अगर उस चीज का स्कोर आउट ऑफ 10 5 से कम हो तो उसे चुपचाप एक्सेप्ट कर लें, क्योंकि वो आप चाहते तो हैं कि उसे इन्फ्लुएंस करें लेकिन नहीं कर सकेंगे। और अपने साथ ऑनेस्ट रहिएगा, तब ये काम आएगी टेक्निक। और इसके बाद अगर कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो कंसर्न्स को सिर्फ एक्सेप्ट करें और मूव ऑन करें, अपनी जिंदगी भी आसान रखें और दूसरों को भी आसानी से उनका काम करने दें। बहुत सारे लोग, वो मीम्स भी चल रही होती है ना कि आपने एक काम करना है फैमिली ग्रुप में रात को, या फिर अपने स्टेटस पे अपनी फैमिली को विजिबल करके व्हाट्सएप स्टेटस पे रात को अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द ब्लेसिंग ये लिख के सो जाएं, तो आधी दुनिया वैसे ही पागल हो जाएगी आपकी इर्द गिर्द कि किसी क्या मिल गया है, क्या हो क्या गया इसे, ये क्यों शुक्र अदा कर रहा है या कर रही है। तो द पॉइंट इज, इस मामले में एक्सेप्ट कर लिया करें जो कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। चीजों को एक्सेप्ट कर लेने से वो चीजें आपके लिए थ्रेट से निकल जाती हैं। एटलीस्ट अगर अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट नहीं भी होती, थ्रेट से निकल जाएंगी। जो आपके कंट्रोल में वो आपकी स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी,
जिनको आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो भी आपकी स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी। एक्चुअली दोज आर अपॉर्चुनिटीज। अगर उन पे काम करेंगे स्ट्रेंथ्स बन जाएंगी। अगर कंट्रोल में नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, तो दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसे अपनी वीकनेस बना लें या उसे अपने लिए थ्रेट रहने दें, या एटलीस्ट थ्रेट को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। एक क्वेश्चन है जी जी, कि अगर आप अपनी फीलिंग्स को बॉटल अप कर लोगे तो वो तो आगे फ्यूचर में इफेक्ट करती है। एंजाइटी अगर आप उस वक्त रख लोगे तो बाद में तो वो इशू करती है, वो कहीं ना कहीं किसी टाइम पर वो करेगी आपको इफेक्ट। तो आप यहाँ एंजाइटी को कहेंगे नहीं, बॉटल अप कर एंजाइटी को नहीं कह रहा मैंने, आपको एक्सेप्ट करना है। आपने जो चीज तंग कर रही है ना, फीलिंग्स, फॉर एग्जांपल फीलिंग्स, किस किस्म की फीलिंग्स, बी व्हेन यू इफ यू आर एबल टू बी स्पेसिफिक अबाउट इट, आई कैन टेल यू एग्जैक्टली। फॉर एग्जांपल आप अगर फीलिंग्स कह रही हैं कि एक बंदे ने, आपके बॉस ने, फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे दूं आपको? जी जी, प्लीज प्लीज प्लीज, दैट वुड बी ग्रेट। जैसे एक एग्जांपल ये है कि एक बंदी है जो काम कर रही है, लेकिन एक टाइम के बाद उसका इंक्रीमेंट लगना है, वो नहीं लगा, और उसके पास ऑप्शन है, मतलब कंट्रोल का ये है कि वो छोड़ के जा सकती है उसी टाइम, मतलब थोड़े टाइम में। उन्होंने कहा कि चलो 2 मंथ्स में हम देख के लगाएंगे कि आपकी बिल्कुल ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं अच्छी, लेकिन आपको पता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है क्योंकि बिल्कुल पिछले ठीक है, पूरे साल से कोई इशू नहीं आया, तो एकदम से बिल्कुल कैसे खत्म हो सकती है। तो उस टाइम पे आपके पास एक कंट्रोल का ऑप्शन आ रहा है कि आप छोड़ सकते हो उसी टाइम पे, लेकिन आपने 2 मंथ वेट कर दिया, उसके बाद भी वो नहीं हुआ, तो आपने छोड़ दिया। अब मुझे बताएं थैंक यहाँ यू, पे बेस्ट सोल्यूशन क्या है? थैंक यू सो मच। व्हाट्स योर नेम? आई कांट सी योर नेम, आई एम सॉरी। व्हाट्स योर नेम? सुमामा। समामा। सुमामा। बेहतरीन 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 बात आपने की है। अब देखें, उसके सर्कल, आपके सर्कल ऑफ कंट्रोल में चीज है कि आप छोड़ के जा सकती हैं, आपने खुद बता दिया। 3 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपने सिलेक्ट करना है। दूसरा, आप एक्सेप्ट कर लें कि मेरा यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी। 2 चीजें हो गई। एक्चुअली सिचुएशन में आप इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। कैसे? यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ योर गेम व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लुएंस। जब भी कोई अच्छा काम करेंगी, डॉक्यूमेंट करें उस चीज को, ईमेल्स पे सर वो डॉक्यूमेंट करें। इफेक्ट नहीं कर, वो नहीं होता, उसका कोई फायदा नहीं होता। ये मैं अपनी स्टोरी बता रही थी आपको। मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैंने ऐसे लोगों के साथ काम किया हुआ है जिनके साथ काम करना अजाब हो जाता। उनकी जिंदगी को अजाब करने के लिए आपने सिर्फ, अभी जो मैं टिप्स आपको दे रहा हूँ, ये सीक्वेंस कंप्लीट होने दें, आपको समझ आएगी। फिर आपने फॉर एग्जांपल कोई अच्छी चीज डिलीवर की, आपने अपने बॉस को 1 to 1 एक ईमेल कर देनी है, मैंने ये चीज डिलीवर की, इसमें ये चीजें थी, इसमें ये एक्सपेक्टेशंस थी, आई हैव एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, मैंने बहुत काम किया है, बहुत जान मारी है, दिस इज फॉर योर इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव डन दिस, इन केस यू नीड माई हेल्प लेट मी नो। एक ये ईमेल आ गई। उसके बाद आप उठते बैठते कहीं पे, ये आपने इसको आदत बना लेना। मतलब आपने सांस कम लेना है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा करनी है। और कहीं पे अगर ऐसा और ऐसे मौके आते हैं जहां पे आपकी सपोर्ट चाहिए होती है, जब सपोर्ट चाहिए तो आप जी जान आगे करके सपोर्ट करेंगी और साथ में से डॉक्यूमेंट कर लेंगी। अब जब बैठेंगे ना अप्रेजल की बात करने, तो आप कहेंगी ये 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 और ये, सर ये 6 काम थे जो मैंने किए थे, आपने आगे से कोई जवाब नहीं दिया, तो मैं तो एक्नॉलेजमेंट ही समझ रही हूं। अगर तकलीफ थी तो उस वक्त बताना था, अब तो आपने नहीं बताया, तो अब बताएं अप्रेजल का क्या करना। क्योंकि ये इतने काम और इस तरह से इस सिचुएशन में आई हैव बीन एबल टू सपोर्ट द बिजनेस। आपके जो भी केपीआईज हैं, केपीआई वाइज आप इस चीज को डिफाइन कर लेंगे, और जब सेल्फ इवैल्यूएशन कर रही होंगी तो आपने ये चीजें सारी लिख के भेजनी है। और अगर ऑप्शन है साथ में अटैचमेंट्स करने का, तो ये अटैच करके भेजना। This is one thing that I've personally done in my career when I started my career, and I started my career from Nyatel. And trust me, वो ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत कमाल है, लेकिन there has been, after that organization, I have been to multiple organizations. जब मैंने डॉक्यूमेंट करके बात की है, अगले बंदे के पास अगर तो कोई बहाना भी नहीं दे सकता वो मैक्सिमम ये कह सकता है आई हैव टू सी, ऊपर नहीं कर रहे, मैं बात करके देखूंगा। यू क्लोजली फॉलो विद दैट पर्सन। मैंने डॉक्यूमेंट इस तरह तो मेरा था, तो मैंने उनको, मेरे क्लाइंट फीडबैक्स बहुत अच्छे आते थे क्योंकि मैं क्लाइंट कोई कर रही थी, तो मैंने एक करके उनको मीटिंग में सारा बताया। पहले तो मैंने उन्हें मेल भेज दिया, उन्हें एक्नॉलेज किया, उन्हें बुलाया मीटिंग में, उससे पहले तो मीटिंग्स नहीं हो रही थी। तो जब उन्हें बुलाया, मैंने उधर उनसे डिस्कस किया एक अपनी प्रोजेक्ट,
पूरे मंथ के मैंने डिस्कस किया कि ये मैंने किए हैं, इसके मुझे ये फीडबैक मिले आप लोगों की तरफ से, मतलब मेरा अप्रूव हो रहा है, फर्स्ट उसमें ये अप्रूव हो रहा है, तो इशू कहाँ है। बिल्कुल लेकिन ठीक फिर है। ये हुआ कि वो डॉक्यूमेंट भी हो गया, फिर मुझे एक प्रोजेक्ट पे हमें वो बड़ा प्रोजेक्ट था तो हमें उस पर कुछ % बोनस भी मिला था, तो मैंने कहा था कि आपने बोनसेस भी दिए हैं, उसके बाद जब आप पैसे इंक्रीमेंट की बारी आ रही है तो आपने रोक लिया। तो उन्होंने उस पर कहा कि हम पक्का थोड़ी रोक रहे हैं, हम 2 मंथ्स बाद दे देंगे, हमें ठीक पता है, है कि आपका काम बहुत अच्छा है। वो साथ साथ कह रहे थे अप्रिशिएट, लेकिन जहाँ पैसों की बेहतरीन, बारी आई थी वो नहीं दे रहे थे। मैंने 2 बिल्कुल मंथ्स ठीक वेट किया, मुझे लगा है। वहाँ नहीं मिलना तो मैंने छोड़ दिया। लेकिन मैंने एक चीज़ कर दी है कि मैंने कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं किए, मैंने कोई बात नहीं की, मैं मतलब मैंने कहा मैंने नहीं जाना, वो मेरे यू से गया ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आपने खुद बता दिया, अगर आप उस चीज को डॉक्यूमेंट करती रहती हैं और जब आपने छोड़ना ही था ना, जब ये डिसीजन ले ही लिया कि नाउ आई एम नॉट गोइंग टू वर्क हियर, देन लीव योर इम्पैक्ट। फिर आप एचआर के थ्रू जाएं, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर का कुछ फंक्शन होता है। एटलीस्ट अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी करके, एंड ट्रस्ट मी, पता नहीं मुझे क्रिएटर्स वालों को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, पाकिस्तान में लेबर लॉज है वेरी स्ट्रिक्ट, एंड ऑर्गेनाइजेशंस लेबर कोर्ट्स में जाते हुए डरती हैं, क्योंकि एक इम्पैक्ट पड़ता है थ्रू आउट द इंडस्ट्री। एक एक केस होता है सिर्फ, हमने नहीं भी जाना, लेकिन आपको अपना हक पता होना चाहिए। आपने जब डॉक्यूमेंटेशन की होगी, जिसमें आपने खुद बताया कि पहले मीटिंग भी नहीं होती थी, फिर मीटिंग होने लगी। सो इस तरह की चीजें, दीज आर बेबी स्टेप्स। और हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो जिस तरह वो मैंने स्टार्ट में वो मंकीज वाली फेबल बताई थी, वो आदत पड़ी यूं है, हो सकता है वहां पे चलता ही ऐसे हो, लेकिन आपकी वजह से चीजें चेंज हो रही हैं। एंड दैट्स हाउ यू ग्रो एज अ पर्सन, दैट्स हाउ यू ग्रो एज अ प्रोफेशनल। वी डू नॉट रिपीट आवर मिस्टेक्स इन आवर करियर। आप अपनी मिस्टेक्स को देखेंगे, आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करेंगे, जब दोबारा किसी जगह जाएंगे तो आप शुरू पहले दिन से एक इंप्रेशन ऐसा बना के रखेंगे। आई एम वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज, जिस रोल में मैं हूं, आई हैव plenty of control. I am in the headquarters. I have some regions to handle. But at the same time, there are certain things which are there which I can only accept, क्योंकि ऊपर वाले भी कुएं के मेंढक हैं और नीचे वालों से तो मैं क्या ही बात करूं। So there are times जिधर मैं भी बहुत एंक्शियस हो जाता हूँ और आई एम लाइक, ये क्या, मैं किधर किस जंगल में आ गया हूँ। इन लोगों को एक बात, सादी सी बात क्यों नहीं समझ आ रही, 2+2=4, दैट्स इट। और बाजुकात नहीं समझ आती, बाजुकात एक ही दरवाजे को 10 डिफरेंट तरीके से बताना पड़ता है, और उसमें आपने ये देखना है कि ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अभी हम एक और केस स्टडी की बात करेंगे, एंड आप उस तक रुकिएगा, उसके बाद आपको अंदाजा होगा हाउ दीज अपॉर्चुनिटीज कैन वर्क एज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर अस। और होगा, जब आप फर्स्ट टाइम से, जब मुझे मालूम हो गया कि अच्छा यार, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ते हुए कि यार मुझे सीरियस नहीं लिया जाता, मेरा काम अच्छा है, बट पीपल डोंट टेक मी सीरियस एज अ प्रोफेशनल, और कल को व्हेन आई एम क्लाइंबिंग द कॉर्पोरेट लेडर, nobody will take me serious, तो I need to work on my leadership skills. So अगली दफा से मुझे पता है कि मैंने किस बंदे से कितने टोन में बात करनी है, किसको कितनी चीज देनी है, किसको कितना काम करके देना है, और काम के बाद किस तरह अप्रिसिएशन वसूल करनी है। So that's how you do it. एक दिन में शायद, if you're working like, मैं अगर आपको बात बताऊं, इनिशियल करियर जो है ना, वो 5 साल से कम कम इनिशियल ही है। 5 to 8 years में आप अपना ये मिड मैनेजेरियल पोजीशन के अंदर जाते हैं, और ये मिड मैनेजमेंट के लोग होते हैं, ये सबसे ज्यादा पिसते हैं, क्योंकि नीचे वालों के लिए भी काम, नीचे वालों से काम करवाना होता है, और ऊपर वालों की जो चीजें होती हैं वो नीचे ट्रांसलेट करनी होती हैं। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये मिडिल मैनेजमेंट जो है ये वीक हो ना, तो नीचे बहुत ज्यादा स्ट्रेस और नीचे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है, क्योंकि ये लोग नीचे की बात ऊपर नहीं पहुंचा सकते, ऊपर की तो नीचे पहुंचानी है। ये अगर मिडिल मैनेजमेंट जिस ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रांग होगी ना, नीचे वाले अच्छे काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे, ज्यादा लॉयल होंगे। तो बहुत सारी जगह पे आपको देखना होता है, एनालाइज करना होता है, एंड देन यू नीड टू ईदर एक्सेप्ट, इन्फ्लुएंस और कंट्रोल। मूविंग फॉरवर्ड, दिस वाज द फोकस फिल्टर। इसको याद रखिएगा, ये जिंदगी में बहुत काम आने वाला है, जिंदगी में, सिर्फ प्रोफेशन में नहीं। अच्छा जी, ये लें जी, आपकी वही केस स्टडी आ गई। सो 1982 में शिकागो में 7 लोग जाम बाहक हो जाते हैं, टाइलेनॉल एक दवाई है पैरासिटामोल टाइप, वो खा के।
जब मालूम होता है टाइलेनॉल बनाने वाली कंपनी को कि टाइलेनॉल खा के लोग मर रहे हैं, तो फौरन से पहले वो प्रोडक्ट कॉल आउट कर लेते हैं। और उस वक्त इनिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक पता ये लगता है कि टाइलेनॉल के अंदर 65 मिलीग्राम साइनाइड मौजूद था, जो कि 10,000 टाइम्स लीथल डोजेज ऑफ साइनाइड है। यानी कि साइनाइड, जितनी साइनाइड खा के बंदा मर सकता है उससे 10,000 गुना ज्यादा है 65 मिलीग्राम। टोटल वो कंपनी 31 मिलियन बॉटल्स और अप्रोक्सीमेटली रिकॉल कर लेती है। मार्केट शेयर उनका 37% से 7% गिर जाता है। टोटल लॉसेस मोर देन $100 million. Tell me, what do you think? By unmuting your mic, tell me what could be the problem in this case. ऐसा क्या हुआ होगा कि लोग टाइलेनॉल के अंदर साइनाइड खा के मर गए? साइनाइड कैसे पहुंची टाइलेनॉल में? सवाल ये है। प्रॉब्लम डेफिनेशन, क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं, आपके दिमाग में क्या क्या आता है? अनम्यूट करके बताना है, टेक्स्ट में नहीं लिखना। अगर कोई लिख रहा है तो आई कांट सी द टेक्स्ट। हर किसी का अलग स्टेमिना होता है इसको बियर करने का, पहली चीज। ओके, कुछ ठीक हो लोग गया। कर पा रहे हैं ज्यादा या कुछ नहीं। बट टाइलेनॉल दवाई के साथ जहर खाया उन्होंने, साइनाइड। साइनाइड तो वैसे टाइलेनॉल का इंग्रेडिएंट नहीं है। ये या तो कोई ना कोई रीजन हुई होगी जिसकी वजह से टाइलेनॉल कंटामिनेट हुई साइनाइड से। इसकी क्या रीजन हो सकती हैं? प्रोबेबल हीट हो सकती है वहां पर, मतलब क्योंकि हीट हो ज्यादातर सकती है। ठीक हो गया। उसकी स्टोरेज में इशू होगा, लाइक उसकी जहां पे स्टोरेज उन्होंने में स्टोर इशू किया। होगा, ये ठीक है। अब इस तरह के बहुत सारे प्रोबेबल कॉजेज हमें दिमाग में आते हैं, बट जिस सप्लाई कंपनी चेन ने, जी प्लीज। सप्लाई चेन में इशू हो सकता है, सप्लाई चेन मिसलेबलिंग में हो इशू, सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सप्लाई चेन में इशू हो सकता है। अब हम आते अंदर हैं, जी ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने झूठ बोला हो ये भी हो सकता है उन्होंने झूठ फैलाया हो, उसको लेकिन कवर ये करने के लिए, ताकि उनका ज्यादा नुकसान ना हो और मतलब बिल्कुल ही बंद ना हो जाए। उससे बेहतर है कि थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर लें। तो बिल्कुल ये ठीक भी है। पॉसिबिलिटीज हैं कि वो साइनाइड का उन्होंने झूठ बोला है। बिल्कुल ठीक है, ये भी हो सकता है कि कोई पब्लिसिटी स्टंट हो। ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप सारों ने जो बातें कही हैं ये प्रोबेबल कॉजेज हो सकती हैं। उस केस में हमें ये देखना होगा कि टाइलेनॉल बना कौन सी कंपनी रही थी, और उस कंपनी का नाम था जॉनसन एंड जॉनसन। अब जॉनसन एंड जॉनसन को ना तो पब्लिसिटी स्टंट करने की जरूरत है, 1982 की बात हो रही है, इट्स अ मार्केट लीडर ऑलरेडी। इसकी सप्लाई चेन का इशू भी नहीं हो सकता, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन इज अ नेम ऑफ ट्रस्ट and it is one of the leading FMCGs in the market. जब उन्होंने रूट कॉज देखी तो पता लगा कि मेडिसिन वाज टैम्पर्ड आफ्टर इट हैज रीच्ड द शेल्फ। ओवर द काउंटर ड्रग है टाइलेनॉल, पैरासिटामोल की तरह। जब वो स्टोर में पहुंच गई उसके बाद उसकी टैम्परिंग हुई थी और साइनाइड ऐड किया गया था, जो कि एक जहर है। अब टेक्निकली स्पीकिंग जॉनसन एंड जॉनसन की जिम्मेदारी तो नहीं है कि जब वो और ऑन ओवर द शेल्फ, ओवर द काउंटर पहुंच गई है तो उसके बाद तो उस दुकान की या उस स्टोर की जिम्मेदारी हुई। जॉनसन एंड जॉनसन का तो मसला नहीं था। प्रिकॉशंस तो यहाँ होनी चाहिए थी ना, मतलब उन्हें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए थी साथ। एग्जैक्टली अब उन्होंने क्या किया, जॉनसन एंड जॉनसन ये आके कहता कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ओवर द शेल्फ चीज खराब हुई है। उसने विद इन 5 weeks ऑफ दिस इंसिडेंट रीलॉन्च की टाइलेनॉल विद a new packaging which was anti-tampering packaging। और ये 1983 में फर्स्ट टाइम एक्ट पास हुआ, एंटी टैम्परिंग एक्ट। इससे पहले टैम्परिंग के लिए कुछ भी नहीं किया जाता था। सो जॉनसन एंड जॉनसन सॉ दिस प्रॉब्लम एज एन अपॉर्चुनिटी, एंड this was an opportunity which was a blessing in disguise for them. It was the way that they had addressed this problem. अगर कोई और कंपनी होती तो वो बहुत सारी और चीजें कर सकती थी, बट इन्होंने दे बिकेम पायनियर्स ऑफ ब्रिंगिंग दिस एंटी टैम्परिंग पैकेजिंग इन द मार्केट। एंड उधर की फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने फॉर द फर्स्ट टाइम एक एक्ट पास किया कि एवरी company from the pharmaceuticals have to adopt this anti-tampering packaging for their medication in order to
avoid such incidents to happen in the future. So ये वो फर्क है जो मैं अभी पहले भी बात कर रहा था समामा के साथ कि प्रॉब्लम को किस तरह अपॉर्चुनिटी बनाना या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बनाना, इट्स ऑल अबाउट हाउ यू सी इट. द पॉइंट इज, आप जब उसे देखेंगे इस लेंस से जहां से हमने बात शुरू की थी जो कि रूट कॉज एनालिसिस था, जब आप देखेंगे उसे इस तरीके से, इट विल बी इजी फॉर यू. अच्छा, दिस माइट साउंड फेमिलियर टू समबडी. ये मैंने एक रखा हुआ था, बट सिंस वी शॉर्ट इन टाइम आई विल जस्ट मूव फॉरवर्ड. अच्छा जी, नहीं यार, आप अपनी टाइम लें, कोई मसला नहीं है. इफ यू हैव टाइम, सो आई Okay. थिंक कि लोग कनेक्टेड हैं और आप कर सकते हो. Okay, अगर if somebody has some opportunity in disguise, if somebody has experienced some opportunity in disguise, you can share it by the show of hands. You can share it with us, and the person, I'll be able to take one or two maybe. Okay. Okay, so there are no hand raises. लेकिन इस तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके जिंदगी में हो सकती हैं जहां पे आपको इस तरह की किसी सिचुएशन से सामना करना पड़ा हो. आप जब तसल्ली से बैठ के सोचेंगे तो यू माइट बी एबल टू सी अ लॉट मोर. जब उस तरह की कुछ सिचुएशंस हो जहां पे वो प्रॉब्लम थी लेकिन आपने उसको इस तरीके से डील किया कि इट बिकेम एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिकग्निशन ऑफ योर वर्क और माइट बी फॉर समथिंग रेलेवेंट टू योर वर्क. अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, हम अब बात करते हैं सोल्यूशन के ऊपर. तो जो लोग अब जा चुके हैं बेचारे, वो अभी तक सिर्फ रोना सुन रहे थे कि क्या प्रॉब्लम्स थे और उनका रूट कॉज क्या था. हमने कुछ रूट कॉजेस पे बात की, कुछ प्रॉब्लम्स पे बात की. अब हैं जी डिसिप्लिन और पर्सनल वेलबींग के करने वाले काम. इन कामों को करते करते डिसिप्लिन आएगा, एकदम से नहीं आ सकता. एक और कहानी से बात शुरू करते हैं. एक बंदा होता है, वो इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट पे जाता है और पहले मजदूर के पास रुकता और उससे कहता है कि वो ईंटें इसी तरह कुछ कर रहा होता है, ईंटों के साथ काम. रुकता है तो मजदूर को कहता है क्या कर रहे हो. तो वो आगे से बंदा कहता है नजर नहीं आ रहा, अंधे हो, ईंटें तोड़ रहा हूँ, यहाँ पे काम हो रहा है वो कर रहा हूँ. बंदा कहता है वैसे ही वाकई फजूल सवाल पूछा है, लेकिन आप भी ढीठ हैं. आगे एक और बंदे को देखते हैं, आप आगे चलते हैं, उससे पूछते हैं क्या कर रहे हो. तो वो आगे से कहता है यहाँ पे एक अस्पताल बन रहा है, वो बना रहा हूँ और ये उसके लिए ईंटें तोड़ रहा हूँ. आप थोड़ा सा और आगे जाते हैं, आपको तीसरा बंदा दिखता है, आप उससे पूछते हैं हाँ भाई क्या कर रहे हो. तो वो आगे से कहता है कि पाकिस्तान का पहला मुफ्त कैंसर के इलाज का अस्पताल बनने जा रहा है, मैं उसका काम कर. द फर्स्ट वन टेल्स यू व्हाट ही इज डूइंग, द लास्ट थर्ड वन टेल्स यू व्हाई ही इज डूइंग व्हाट ही इज डूइंग. फर्क सिर्फ इतना है कि काम तो करना ही है. वो काम ज्यादा अजाब लगेगा जब आप सिर्फ व्हाट पे फोकस करके रखेंगे और वाई के ऊपर बिल्कुल ही ध्यान नहीं होगा. जब वाई के ऊपर ध्यान होगा तो इट ब्रिंग्स मोटिवेशन टू योर वर्क. इस चीज को समझने के लिए देयर इज अ मॉडल, इट्स कॉल्ड द गोल्डन सर्कल बाय साइमन सिनेक. इट्स साइमन सिनेक इज एन ऑथर, इज अ मोटिवेशनल स्पीकर एज वेल. वो बड़े प्यारे तरीके से अपनी किताब के अंदर ये गोल्डन सर्कल का कॉन्सेप्ट लेके आता है. वो कहता है कि इंसान का जो दिमाग है ना, इट इज not able to process information when it starts from what and goes to why via how. और वो उसकी एक एग्जांपल देता है. वो कहता है कि अगर कोई भी और टेक कंपनी की एग्जांपल देता है और साथ में एप्पल की एग्जांपल देता है. वो कहता है कोई भी टेक कंपनी जो है ना, वो इस तरह से अपनी कोई मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च करती है कि फॉर एग्जांपल वी मेक ग्रेट आईटी इक्विपमेंट. Our equipment has a beautiful user journey. It is easy to use for layman and want to buy one. क्योंकि मकसद सारों का बिजनेस करना ही है, बेचना ही है. अब this never looks inspiring to your ears. On the other hand, बेचना ही है, IT equipment ही है, but Apple, how it actually runs its marketing campaign, it starts like this. We believe
whatever we do, we believe in challenging the status quo, and we do this differently. Our products are beautifully designed and easy to use. We just happen to make great computers. Want to buy one? अब ये वाली जो मार्केटिंग पिच है ना, ये फौरन आपके दिमाग में क्लिक करती है, यू लाइक दैट्स अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रस्ट, क्योंकि हम डिजाइंड इस तरह की इंफॉर्मेशन लेने के लिए हैं। हमें वाई जब समझ आ जाता है ना, फिर हम हाउ भी समझ लेते हैं, फिर हम व्हाट भी समझ लेते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अपना काम दिखाने के लिए भी व्हाट से चल, मैंने ये किया, मैंने ऐसे से किया, क्यों किया ये हमें भी नहीं पता होता बहुत सारी जगह पे। सो द पॉइंट इज कि व्हाट से नहीं, अपनी जर्नी वाई से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल अभी जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे समामा के साथ, वो जो एक सिनेरियो हम डिस्कस कर रहे थे, सो दिस कुड बी अ गेम चेंजर वेयर you start talking to the supervisor, to the lead. I helped you when nobody else was available. That's why I came in the equation. I did this, and completed it in, for example, 3 days. And the ideal time was, or the target timeline was 4 or 5 days. And result, I was able to deliver this with the feedback from the client, this. Now, this makes sense. This is appealing. So इस तरह से जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं, दैट्स द गोल्डन सर्कल। अपनी जिंदगियों में अपनी कम्युनिकेशन के अंदर डिसिप्लिन को लेके आएंगे, जब चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, आपकी पर्सनल वेलबींग खुद ब खुद बेहतर होना शुरू हो जाएगी। आपकी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स को देखेंगे, यार ये इतना डिसिप्लिन कैसे है, इसकी सारी चीजें ठीक कैसे होती हैं। कुछ बेबी स्टेप्स होते हैं जो वो करते हैं, और वो एक दिन जिस डिसाइड करते हैं कल से करना स्टार्ट करूंगा, यू विल fail 1,000 times. You have to wake up, you have to stand up on the next time. Just show up for yourself, not for anything else, not for anybody else. अच्छा, पहली वाली बात ये क्वेश्चन था उसी से लेके कि फिर मतलब जी कि फिर वो मतलब मैं तो आखिर में तो मैं ट्रिगर हुई थी ना कि मैंने नहीं जाना, मतलब वो मैं रात को ही मैंने डिसाइड किया था और मैं सुबह से नहीं जा रही थी। तो वो क्यों हुआ था? मतलब वैसे तो मैंने वेट किया था, मैंने डॉक्यूमेंट भी किया था, ये सारा किया था, और ये मेरे एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं अभी मुझे 1.5 ईयर हुआ था जॉब करते हुए, मतलब ये फर्स्ट ये जो एक्सपीरियंस आपने है आखिरी बात कही है, वही जवाब है आपका। जब आप इन द लॉन्गर रन इंशाल्लाह लाइक 5, 7, 10 years डाउन द लेन देखेंगी इस चीज को, यू विल गेट द आंसर टू दिस। अभी जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, आप अगर दोबारा इस सिचुएशन को रीएनालाइज कीजिएगा, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू शेयर योर फीडबैक विद द टीम आफ्टर यू हैव प्रॉपर्ली एनालाइज इट, कि अगर जो मैंने बात की थी, क्या वो इसी तरह इसी सीक्वेंस में कम्युनिकेट की थी, क्या वो फोकस फिल्टर में इसी तरीके से मैंने उसे एनालाइज किया था, अगर नहीं किया था तो उसे कैसे कर सकती थी, कैसे किया था और कैसे कर सकती थी, तो आपको इंप्रूवमेंट पता लग जाएगी एटलीस्ट। शायद रिजल्ट तो नहीं अब पता लग सकेगा, लेकिन आइंदा के लिए आपको सबक मिल जाएगा कि हाउ थिंग्स शुड बी कम्युनिकेटेड, यू विल नो हाउ इट वर्क्स। अच्छा, मेरे साथ जी ये इशू है कि लाइक कंसिस्टेंसी का है कि अगर मैं एक चीज के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हो जाऊं एंड लाइक वो पिछले से बेहतर तो हो जाती है, कि लाइक थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आ जाती है। जिस तरह मुझे, क्योंकि अभी वर्क लाइफ का तो इतना आइडिया नहीं है, बट अगर मैं हेल्थ वाइज बात करूं तो लाइक जिस तरह लोग वेट लॉस जर्नी होती है उस तरह, और मेरा प्रॉपर एक गोल है कि मुझे इतना लूज करना है, ठीक है, एंड लाइक उसकी प्रॉपर रूटीन फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है, गाइडेड जो भी चीजें होती हैं, तो मैं उसको कर लेती हूँ। 2 वीक्स 3 वीक्स तक मैक्स हो जाता है, एंड लाइक फिर एक दिन भी छूटता है तो मैं बिल्कुल जीरो से मेरी मोटिवेशन हो जाती है, एंड लाइक फिर उसमें जो वीक्स का गैप आ जाता है एंड फिर उधर ही सब खत्म हो जाता है। इसके लिए मैं एक बोनस टिप दूंगा जो इस प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है। मैं पर्सनली जब इस तरह की कोई भी चीज स्टार्ट करता हूँ, स्ट्रीक्स स्टार्ट करता हूँ, तो उसमें मैं ये काम करता हूँ कि मैं अपने आप को गिल्ट के ऊपर चलाता हूँ। मैंने अगर एक दिन कुछ काम किया तो उसकी कुछ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पे की। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर एक दिन वेट लॉस स्टार्ट करता हूँ, तो मैंने अगर पहले दिन किया ना, तो मैंने कुछ चीजें नहीं खाई जबकि सब खा रहे थे, तो ये हो गया जी पहला दिन। अब मैं अगले दिन अपने आप को कहता हूँ कि दिमाग खराब है, कल नहीं खाया और आज खाने जा रहे हो, और आज मैंने चलते रहना है, और मैं जाऊंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, मैं जिम जाऊंगा, वटेवर, अच्छा मील प्लान फॉलो करूंगा। तीसरे दिन मैं 2 दिन का गिल्ट लेके बैठा हूंगा, मैं कहूंगा 2 दिन नहीं किया, पागल हो,
फिर जब 7 दिन गुजर जाएंगे, अब मेरा और गिल्ट पक्का हो गया। अब मैं कहता हूँ ओ भाई 7 दिन से जलील हो रहे हो, इतना फारिग टाइम नहीं है दोबारा 7 दिन के लिए जलील हूंगा। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा मेरे लिए तो वो कंटिन्यू करना बहुत आसान है। क्यों? नंबर 1 रूटीन बन चुकी है। क्यों? नंबर 2 मेरे लिए वो गिल्ट इतना बढ़ जाता, मैं कहता हूँ अगर मैंने महीने बाद वेट लॉस जर्नी छोड़ दी, लानत है मेरे पे, मतलब मैं महीना जग मारता रहूं। तो दिस इज वन थिंग, ये दिस इज अ बोनस टिप फॉर बीइंग कंसिस्टेंट इन योर लाइफ। और दूसरी चीज ये भी आगे आ रही थी, दूसरी चीज which is you are who you choose to be। आप जैसे चॉइसेस करेंगे अपनी जिंदगी में, यू आर दैट पर्सन इन योर लाइफ। एक मिलियनियर में, एक बिलियनियर में और एक आम इंसान में, दोनों के पास 24 घंटे होते हैं। फिर एक के 24 घंटे में से जो 8 घंटे वो दफ्तर को देता है, उसकी पर आवर आप जब वेजेस देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। और एक नॉर्मल इंसान की देखेंगे तो आप कहेंगे यार इसमें और इसमें क्या फर्क है। द फर्क लाइज इन द मी टाइम। वो 3-4 घंटे जिसमें वो कुछ ऐसे डिसीजंस लेता है, ऐसे काम करता है जिसकी वजह से वो सीईओ है, और एक दूसरा बंदा जो सीईओ नहीं है, जो शायद लीडरशिप में भी नहीं गया आफ्टर लाइक 30 years ऑफ एक्सपीरियंस भी, ये फर्क होता। तो यू आर हु यू चूज टू बी, और ये डिसीजन आपने और मैंने आज करना है। जब हम ये डिसीजन कर लेते हैं, इस डिसीजन के करने के दौरान हमें, हर इंसान के दिमाग में ये एक फेबल भी है कि एक दादा होता, वो अपने ग्रैंड चाइल्ड, अपने पोते से बात कर रहा होता, तो उसे कहता है बेटा you always have two wolves in your mind। One, the white wolf symbolizes strength, all the positivity, all the positive feelings, positive emotions, and the black wolf represents all the negativity, all the rage, all the anger, all the disappointments, ये सारी चीजें। तो कहते हैं you'll always have two wolves in your mind and they'll fight over every single decision। जब भी आप कोई डिसीजन, फैसला लेने की कोशिश करेंगे, तो उसका पोता पूछता है ओके which wolf will win। तो दादा आगे से स्माइल करता है और जवाब देता है द वन यू फीड। सो बेसिकली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वाले का साथ देंगे, आप क्या चूज करके क्या बनना चाहेंगे। whether you want to choose the positive side of it or you want to become the negative side of it। इसको आमतौर पे डोमिनो इफेक्ट भी बोलते हैं। आप अगर फॉर एग्जांपल लेट हो जाते हैं दफ्तर जाने के लिए, आप एक काम ये करेंगे कि आप रात को सोने से पहले, मैं अब स्टेप्स बता रहा हूँ, बेबी स्टेप्स से स्टार्ट करेंगे। आप अलार्म्स लगा के सोएंगे, अलार्म नहीं लगा के सोएंगे, और आधा घंटा पहले का अलार्म लगा के सोएंगे अगर आपको 20 मिनट लगते हैं तैयार होकर ऑफिस पहुंचने के लिए, आधा घंटा पहले का। फिर अगर इससे भी नहीं हो पा रहा, फिर आप एक स्टेप और पीछे लेंगे। आप किसी की जिम्मेदारी, घर में अम्मी अब्बू भाई बहन की जिम्मेदारी लगाएंगे, मुझे यार इस टाइम उठा देना है। 1 दिन होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन, आप आहिस्ता आहिस्ता उठना शुरू हो जाएंगे। फिर आप उठ के आपने अपने इसी स्केड्यूल के अंदर ऐड कर लें कि अब से मैं नाश्ता भी करके जाया करूंगा, मुझे उसके लिए भी थोड़ा टाइम निकालना है। मैं कपड़े रात को इस्त्री करके सोया या सोया करूंगी या सोया करूंगा। मैं अपने जूते तैयार करके सोया। दैट्स हाउ दिस इज अ डोमिनो, दिस इज अ पैटर्न। यू स्टार्ट विद समथिंग एंड देन यू एंड अप विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अपने आप को डिसिप्लिन में लाने के लिए, कंसिस्टेंट होने के लिए। इसके बाद कुछ लोगों के मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े। साइकोलॉजी में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी है। मेरे एमएस की थीसिस के अंदर भी मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स साइकोलॉजी से उठाए हैं। सो उसके अंदर उन साइकोलॉजिकल पैटर्न्स को देखते हुए आई हैव गॉट सम ऑफ द फीडबैक्स। कुछ लोगों की बातें भी मैंने सुनी, हमने स्वॉट एनालिसिस भी किया। स्टार्ट में बर्नआउट का एक वो इमोजी रेटिंग भी की थी हमने। मेरी आप लोगों से एक ये रिक्वेस्ट है कि हम सब अपनी जिंदगियों की कहानी लिख रहे होते हैं, हर बंदा लिख रहा है। तो आपको अपने फोकस फिल्टर को इस्तेमाल करना है, स्वॉट एनालिसिस को इस्तेमाल करना है, और ये फैसला करना है हर रोज उठ के। अगर आज तक आपने कोई कमाल नहीं किया, प्लीज ये दोबारा अपने आप से मत कहिएगा। मैं इस चीज को लेके थोड़ा सेंटिमेंटल हो जाता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने सलाहियतें सबको दी हैं, सलाहियतों का इस्तेमाल वो कुछ लोगों को मिलता है। सो उन कुछ लोगों में अपने आप को शुमार करना शुरू कर दें। चूज टू बी दैट पर्सन, बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड।
और अपनी जिंदगियों की ये जो आप किताबें लिख रहे हैं ना, इसके अंदर हर फड्डे के लिए, हर डिसीजन के लिए, अपनी जिंदगी में इंपॉर्टेंट काम करने के लिए अपने आप से सवाल करें कि इज इट वर्थ इट टू बी एडेड एज अ चैप्टर इन माय बुक ऑफ लाइफ? क्या एक बेस्ट सेलर के अंदर अगर ये कहानी आएगी तो इससे बिकना शुरू हो जाएगी किताब? अगर तो नहीं होगी तो उसे छोड़ दें, और अगर हो जाएगी ना तो उसको लाजमी कर, एंड लेट योर लाइफ स्टोरी बी वर्थ शेयरिंग, इट शुड बी वर्थ इंस्पायरिंग। और ये तब होता है जब आप किसी मकसद के तहत जिंदा रहते हैं, जब आप पर्पस से जीते हैं। और अगर आपकी जिंदगी में ये नहीं होगा तो ट्रस्ट मी, आप आए और उसके बाद आप जब यहाँ इस दुनिया से चले जाएंगे, things will keep on going, nobody will take any effect from that. We are approaching the end. It's always the small pieces that make the big picture. Not even the best one, ये गौर से पढ़िएगा, not even the best one, only the missing pieces in the puzzle complete the picture. जो पजल का पीस मिस होगा वहां पे वही पीस आना है, ना सबसे खूबसूरत, ना सबसे अच्छा, ना सबसे महंगा, वो ही पीस आएगा तो वो पिक्चर कंप्लीट होगी, वरना वो पिक्चर कंप्लीट नहीं हो सकती। आखिरी सवाल आज के सेशन का, आप लोगों में से किसी को ये मालूम है कि एक शहद की मक्खी अपने पूरी जिंदगी में कितना शहद बनाती है? अगर मालूम है तो अनम्यूट करके जवाब दीजिए, और मालूम नहीं है तो मैं 10 सेकेंड के अंदर इसका जवाब बताने लगा हूं। चलें, टेक्स्ट में लिख तो दें या तुक्का ही मार दें? टेक्स्ट में और टेक्स्ट बॉक्स में तुक्का मार दें। 1 लीटर, ओके। और कोई मुसलमानों तुक्के लगा लो। जितने फ्लावर्स पे जाएगी, जितना जितने फ्लावर्स में जाएगी जितना ऑन एवरेज ज्यादा, मतलब आपके ख्याल में कितना, ऑन एवरेज कितना? पता नहीं। गुड, बहुत अच्छा जवाब है ये। अच्छा जी, सो ऑन एवरेज एक शहद की मक्खी अपनी पूरी जिंदगी में 1/12 ऑफ अ टी स्पून, छोटा चाय का चम्मच का 12वां हिस्सा शहद बनाती है। 1 to 2 grams only. 1/12 ऑफ अ टी स्पून। हम सब अपनी जिंदगियों में इससे बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करते हैं। वो शहद की मक्खी इतने कम, इतने इनसिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन के बावजूद भी अपना काम नहीं छोड़ती। तो हम लोग अपनी जिंदगियों में इससे तो ज्यादा वैल्यू ऐड कर ही रहे होते हैं, कितने ही नाकारा क्यों ना हो। इस वजह से आई वांट ऑल ऑफ यू टू पैट योरसेल्फ ऑन द बैक एंड गेट रेडी टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू हैव लर्नड इन दिस सेशन. If you have any question answers or any comments, you're welcome to unmute your mic or write it in the text. And otherwise, we are going to conclude the session. ओके, सो मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने शायद ऊपर लिखा भी था कि मतलब मेरे एक स्पेसिफिक गोल्स हैं, ठीक है। जिस तरह मेरा जो अभी हम लोग ने एंटरप्रेन्योरशिप में एक बिजनेस किया था, उसमें मैंने आइडिया पिच किया था, एंड वो लाइक फैकल्टी को भी और जो इंक्यूबेटर्स वाले थे उनको भी बहुत अच्छा लगा था, ठीक है। एंड मैं उसके ऊपर आसानी से वर्कआउट कर सकती हूँ, बट द थिंग इज जो मुझे मोटिवेशन लैक करती है वो ये है कि मेरा जो मीडिया और ये चीजें हैं ना वो हैंडल नहीं मैं कर सकती, क्योंकि मुझे जितना फिजिकली अपने आप को प्रेजेंट करने आता है उतना मैं मीडिया पे नहीं कर सकती हूँ। लाइक मैं बोल अच्छा सकती हूँ, बट वो जो एडिटिंग है वो ये सारा मुझसे नहीं होता। एंड आई ऑलवेज वांट कि मेरे साथ सेकंड पर्सन हो जो मुझे बकअप करने के लिए हो, और मुझे यही चीज ना मेरी चीजों में काफी लैक आउट कर देती है। और मेरे पास इतने सॉलिड जो मेरे अपने आइडियाज हैं वो हैं, और जो आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं अगर मैं थोड़ा वर्कआउट करूँ उस पर, बट वो स्टिल नहीं हो पाते, सिर्फ इस वजह से कि मुझे सेकंड पर्सन की बैक चाहिए होती है, पता नहीं क्यों। अच्छा, बिल्कुल ठीक हो गया। आपकी जिंदगी में कुछ मुखलिस दोस्त तो होंगे, सांप तो होते ही हैं हमारी जिंदगियों में। नहीं, मेरी है अच्छे फ्रेंड्स है, अच्छा, वो अच्छे थोड़े friend, हैं बट अच्छे हैं। थोड़े हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपनी जिंदगी में जो मुखलिस दोस्त हैं, या मुखलिस बहन भाई भी हो सकते हैं, दोस्त ऐसे भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, इस चीज को आदत नहीं बनाइएगा, एक तो नंबर 1। लेकिन कुछ टाइम के लिए
खुद भी एनालाइज करें, उन्हें भी कहें कि वो एनालाइज करके आपको सिर्फ ये बता दें कि किस चीज की, किस काम के करने की जरूरत है। वो जो दूसरे बंदे की आपको जरूरत है ना, वो जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपको दूसरे बंदे की जरूरत है, आपको एक दूसरे लेंस से चाहिए होती है कुछ वैलिडेशन। ऐसे ही है, आपको चाहिए होता है कि कोई बता दे कि करना क्या है। ऐसे आपको ही खुद भी ऐसे ही। पता होता है, लेकिन आपको हाँ। किसी और के मुंह से सुनना होता है। हम्म। तो आपने करना ये है कि आपने एक तो अपने आप पे थोड़ा यकीन करना शुरू करें। बाज औक़ात आप अपने आप को कॉन्शियसली कहें, आपको एक अर्ज फील हो रही होगी कि देयर शुड बी अनदर पर्सन हु कैन टेल मी व्हाट नीड्स टू बी डन राइट नाउ, आई थिंक दिस इज व्हाट इट इज। यस। और अपने पास उस चीज को कहीं पे लिख लें, और उसके बाद दूसरे किसी बंदे से पूछें, और अगर वो चीज निकले, उसके बाद आपने 3 दफा जब जब ये अर्ज आएगी तो आपने वो करना है जो आपके दिमाग में चलता, और अपना होमवर्क करने के बाद करना, तुक्के नहीं ठीक लगाने। है। जब ओके। आप ये करना शुरू करेंगी, 1 दफा करेंगी, 2 दफा करेंगी, 3 दफा करेंगी, अल्टीमेटली आप अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट कर लेंगी, विच विल गिव यू द कॉन्फिडेंस टू मूव फर्दर। एक किताब भी है, द 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। किताब किसकी है ये मैं भूल गया हूँ, उसके अंदर 6 प्रैक्टिसेस हैं बेसिकली। सो उस किताब के अंदर जो राइटर है ना, वो 6 प्रैक्टिसेस बताता है, उनमें से एक प्रैक्टिस यही है। एक तो आपने सही है। छह डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं। उन 6 प्रैक्टिसेस के अंदर जो एक प्रैक्टिस है, दैट इज बेसिकली कि आपने किस तरीके से अपने आप, अपनी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करना है। आपको वो मिलेगी क्लैरिटी से। क्लैरिटी कैसे मिलेगी? व्हेन यू आर डूइंग योर होमवर्क, व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन फैक्ट्स रादर देन फीलिंग्स, उसकी बेसिस पे आप एक ओपिनियन बनाएंगी, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी से सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगी, सेल्फ एस्टीम से सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, व्हिच विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट समथिंग। ओके, थैंक यू। You're welcome. If there are any other questions, otherwise we are going to wrap up the session. आप अपने सवालात अपने, आपने इससे पहले भी एक बुक का जिक्र किया था स्टीफन की, आपको उसका नाम दोबारा बता दें। वो किताब का नाम है सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये उस किताब का फ्रंट कवर है। ये द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन आर कवी की किताब है, जिसके अंदर ये कॉन्सेप्ट वो देता है द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस का, या द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का। इससे जो आई कैन ट्राई 6 पिलर्स सेल्फ एस्टीम, नथानियल ब्रैंडन की किताब है 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ एस्टीम। नथानियल ब्रैंडन की किताब है। इसके अंदर 6 प्रैक्टिसेस वो बताता है, जिसके अंदर प्रैक्टिस ऑफ लिविंग विद पर्पस है, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस है, प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ नहीं, प्रैक्टिस ऑफ इंटेग्रिटी है, और इस तरह करके 3 और प्रैक्टिसेस हैं। सो वो जो प्रैक्टिसेस है ना, वो अगर आप करना शुरू करें तो इट विल बी अ गुड थिंग फॉर यू टू बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम बेसिकली। और सेल्फ एस्टीम से फिर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो जैसे कहते हैं ना, मैं यार बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, बस मैं कुछ भी कर लेता हूँ, मैं बदतमीज भी हूँ, बदतमीजी कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस इज व्हेन यू नो समथिंग बेस्ड ऑन द रिसर्च यू हैव डन, द लर्निंग यू हैव डन, और द स्किल्स दैट यू हैव एक्वायर्ड। उसकी बेस पे किया जाने वाला काम सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। जो सुक्के में सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको एरोगेंस बोलते हैं। और वो तुक्के तो लग सकते हैं, लेकिन दैट विल नॉट टेक यू टू प्लेसेस। एनीवन, किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक आशा ने काफी डिटेल में और काफी अच्छा जो है ना, अगेन जो हमारी डेली लाइफ की इश्यूज हैं जो हम फेस कर रहे होते हैं, हर बंदे की लाइफ में चल रही चीजें, तो काफी अच्छा जो उन्होंने रिलेट करके अगेन, पर्सनली मैंने तो काफी ज्यादा रिलेट किया उस चीज को मेरी डेली लाइफ में जो चीजें चल रही है। तो अगर कोई और, जी अमन। आपने अभी कहा कि हम किसी और को मतलब अपना काम दिखाएं या जो भी है उसके सॉरी अमन, कैन यू प्लीज रिपीट? मैंने बताया कि किसी और को क्या, मतलब किसी और से हम मशवरा ले सकते हैं, ऐसे आपने कहा ना, लेकिन हाँ? अगर ऐसे कोई ना हो, फॉर एग्जांपल
तो फिर हमें क्या करना चाहिए? और एक और क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जॉब जो है वो वहाँ का एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा होता है, कोई भी जॉब है वो वहाँ पर टिक नहीं पाते, तो अच्छा ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले सवाल का जवाब ये है कि जब आपके पास कोई भी नहीं है ना, तो अल्लाह तो है ना, जी वो तो है। तो आप इस्तिखारा कर लें तसल्ली से। इस्तिखारे की दुआ पढ़नी है। और सहाबा ये कहते होते थे कि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जूते का तस्मा भी टूट जाता था ना, या वो भी नया लेना होता था, तो उसके लिए भी कहते थे इस्तिखारे की दुआ पढ़ें। और नमाज की तरह में इस्तिखारे की दुआ सिखाई जाती थी। इस्तिखारा करने के लिए कोई सोने की जरूरत नहीं है, उसका जो मसनून तरीका है, रेफरेंसेस मौजूद हैं इस तरीके के। आपने इस्तिखारे की दुआ, अगर आपके पास ज्यादा टाइम मौजूद है तो आप 2 रकत नमाज पढ़ लें नफल, और आपने वो नमाज पढ़नी है कि अल्लाह ताला से आप कुछ, यू वांट समथिंग, दैट्स व्हाई यू वर स्टैंडिंग इन हिज कोर्ट। और उसके बाद आप सिंपली वो दुआ पढ़ लें। अगर आपके दिल को तसल्ली है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके लिए वो वाला रास्ता आसान कर देंगे जो रास्ते में आपको, आपके लिए बेहतरी है। और अगर जिसमें आप जाना चाहते हैं और उसमें बेहतरी नहीं, तो अल्लाह ताला आपके दिल को थोड़ा सा इत्मीनान दे देंगे इंशाअल्लाह, इस यकीन के साथ कि आपको हेल्प मिलेगी। जस्ट डू इट, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं भी कुछ भी मौजूद नहीं है तो आपके पास इंटरनेट मौजूद है अल्लाह के बंदो। मतलब ये मैं 1980s में किसी को कहूँ ना कि किसी और कोई और मददगार नहीं है, चैट जीपीटी है आपके पास। ये तो अलादीन के चिराग से कम बड़ा जिन्न है। आप लिखें उसके ऊपर चीजें, बट क्रॉस चेक लाजमी कर लिया करें, क्योंकि अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिन मॉडल्स के ऊपर ट्रेन हुई हुई है वो इंसानों के थॉट्स हैं। वो थॉट्स के ऊपर ट्रेन होके कुछ कॉमन विजडम, कलेक्टिव विजडम आपके पास आती है, उसकी बेसिस पे रिस्पॉन्सेस देती है। सोर्स नहीं है, वो दिमाग नहीं है जो कि सोच सके, एनालाइज कर सके। वो कुछ पैटर्न्स की बेसिस पे कुछ रिस्पॉन्सेस देती है। ये दो बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। तो उस चीज को देख लें, वो उससे मदद ली जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। जो दूसरी बात आपने की कि जो लोग टिक नहीं सकते, उन लोगों को टिकने के लिए कुछ ना कुछ सोचने की जरूरत है और अपने आप को एंकर करें। कुछ डिसीजंस लेते हैं ना, तो उन डिसीजंस को बैक करें बेस्ड ऑन सम थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर आगे पढ़ने का डिसीजन लेती हैं, तो आप फिर उसके अंदर कुछ करके जब तक नहीं दिखाती, तो आप मतलब कुछ चीजों को ना, कुछ मसलों को फंसा दें। और अपने घर वालों को भी इस जगह पे कहें कि फॉर एग्जाम्पल मैंने पढ़ने का डिसीजन लिया, अब आप मुझे ये, अगर मैं ये छोड़ूंगी तो आइंदा आप मेरे डिसीजन को नहीं मानेंगे, तो आपको भी पता होगा। अपने आप को भी स्टेक पे रखें। जी, ये माजी में वैसे मैं कर चुकी हूँ, मैंने खुद ही स्ट्रगल करके पढ़ा है।